नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेनेशन 3.0 में आपका स्वागत है। ये कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और अनुवादित है। कृपया मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 111। अपनी गहराई से परे जाओ। अथर्व, यदि आप चाहते हैं कि स्नो सेक्ट आपके मिस्टी साउथ गुट को मान्यता दे तो आपको पहले हमारी अनुमति लेनी होगी, अन्यथा आपका गुट अस्वीकार्य और अमान्य हो जाएगा। गेनाडी और वेन ने अखाड़े में प्रवेश करते हुए कहा। उनकी चर्चा के बाद गेनाडी और वेन को विश्वास था कि अथर्व उनकी शर्त को स्वीकार कर लेगा। अथर्व, मुझे करने दो, ऑटेलिन ने धीरे से कहा। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद ऑटेलिन, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये खुद करना होगा, अथर्व ने शांति से कहा। वह नहीं चाहता था कि ऑटेलिन उसके लिए जोखिम उठाए, क्योंकि वह जानता था कि यह उसकी अपनी लड़ाई है। अथर्व के मन में उसे अपने गुट की स्वीकृति पर किसी के प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं थी। वह इस विचार से निराश था, लेकिन अगर वह कुछ नहीं करेगा तो उसका गुट अपरिचित हो जाएगा। उसके अंदर लड़ने की भावना थी और वह अपने गुट के लिए कुछ भी कर सकता था। सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह थी कि मिस्टी साउथ फैक्शन को लोगों की स्वीकृति की जरूरत थी, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों की स्वीकृति भी। ये लोगों से फैक्शन की औपचारिकता मांगने जितना आसान नहीं था। इस शर्त को देखते हुए उसे व्यक्तिगत रूप से इससे निपटना होगा। ओह, आखिरकार तुम यहाँ हो, अथर्व ने जो कहा उसे सुनने के बाद गेनाडी और वेन ने उपहास किया। नियमों के अनुसार हमें ये तय करने के लिए शक्ति परीक्षण की जरूरत है कि मैं फैक्शन बनाने में सक्षम हूं या नहीं। अगर मुझे सही से याद है तो मैं ही चुनूंगा कि हम कैसे लड़ें, अथर्व ने दृढ़ता से कहा। जो भी तरीका तुम चाहो चुनो। अगर तुम हमारे मुकाबले में नहीं हो तो तुम बस अपनी क्षमता से आगे जा रहे हो, गेनाडी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। अंडे सेने से पहले अपनी मुर्गियों की गिनती मत करो। जीत अधर में लटकी हुई है, अथर्व ने ठंडे स्वर में कहा। गेनाडी, चूंकि तुम कास्टिंग गुट के नेता हो, इसलिए मैंने कास्टिंग पर तुम्हारे साथ प्रतिस्पर्धा करने का फैसला किया है। जो योद्धा सबसे शक्तिशाली हथियार बनाएगा वही विजेता होगा, अथर्व ने कहा। किसी ने भी जो सुना था उस पर विश्वास नहीं किया। क्या अथर्व ने कास्टिंग गुट के नेता गेनाडी से अपने क्षेत्र में चुनौती मांगी थी? चौक में मौजूद सभी लोगों ने सोचा कि अथर्व ने शायद बहुत बुरा फैसला किया है। कास्टिंग गुट के नेता गेनाडी इस क्षेत्र में सबसे मजबूत व्यक्ति थे। जो कोई भी इस शिल्प में गेनाडी को चुनौती देगा वह बस अपनी हार के लिए तैयार होगा। अथर्व ने खुद को कास्टिंग के लिए तैयार किया। उन्होंने केस मैनुअल पढ़ा और समझा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अभी भी गायब था। उसके पास एक अभिन्न आध्यात्मिक मध्याह्न रेखा नहीं थी। ये गेनाडी के खिलाफ उसके मुकाबले और उसके गुट के विनाश के लिए एक समस्या पैदा कर सकता है। वह पागल होना चाहिए। जो लोग अखाड़े में मौजूद थे वे फुसफुसाए। हा 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 हा। कास्टिंग गुट और रिफाइनमेंट गुट दोनों के सभी शिष्य हंस पड़े। गेनाडी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अथर्व इतना दुस्साहसी था। ग्रेस, मुझे कहना होगा कि आपके शिष्य अथर्व को वास्तव में अपनी क्षमताओं के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण राय है। पहले वह एक गुट बनाना चाहता है, अब वह कास्टिंग पर गेनाडी से लड़ना चाहता है। वह खुद को ज्यादा आंक रहा है। शॉन ने अविश्वास में ग्रेस से कहा। मेरे शब्दों को याद रखें, वह जीतेगा, ग्रेस ने आत्मविश्वास से कहा। चलो बस इंतजार करते हैं और देखते हैं क्या होता है, शॉन ने जोरदार हंसी के साथ कहा। अथर्व, तुम में वाकई हिम्मत है न? गेनाडी ने कहा। लेकिन इतनी जल्दी नहीं, मेरी एक और शर्त है, अथर्व ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम जीत गए तो मैं मिस्टी साउथ गुट को बर्खास्त कर दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें कास्टिंग गुट को बर्खास्त करना होगा, अथर्व ने धीमी और अधिकारपूर्ण आवाज में कहा। अथर्व ने अपनी शर्त बताते हुए चारों ओर सन्नाटा छा गया। उसने इतने आत्मविश्वास के साथ कहा कि वह ये लड़ाई जीत जाएगा। एक कमजोर व्यक्ति को इस तरह की लड़ाई में एक मास्टर को चुनौती देते देखकर हर कोई हैरान था। लोग गेनाडी को उत्सुकता से देख रहे थे। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या वह चुनौती के लिए सहमत है। आखिरकार अथर्व की शर्तें बहुत बड़ी कीमत पर थीं। उन दोनों के लिए ये सब या कुछ भी नहीं था। हर कोई गेनाडी के रोमछिद्रों से डर को महसूस कर सकता था, क्योंकि वह अपनी स्थिति से चिपका हुआ था। अथर्व ने जो कहा था उसे सुनकर उसके हाथ ठंडे पड़ गए और उसका चेहरा अवर्णनीय था। अथर्व ने इतनी बड़ी कीमत वाली शर्त रखी। वह केवल वही चाहता था जो उसके गुट के लिए सबसे अच्छा हो, और वह मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। हालांकि वह गुट का नेता था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने पीछे के असली बड़े लोगों और गुट से सलाह किए बिना ऐसा निर्णय ले सकता था। क्या तुम मुझसे डरते हो, या तुम बस इतने आश्वस्त नहीं हो? गेनाडी की हिचकिचाहट को देखते हुए अथर्व पूछता रहा। ये गेनाडी ही था जिसने अथर्व के साथ युद्ध करने के लिए कहा था, और उसे अपने निमंत्रण की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। चलो गेनाडी, हाँ कहो, आप एक कास्टिंग मास्टर हैं जो मध्यवर्ती नश्वर स्तर के करीब हैं। गेनाडी, तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आध्यात्मिक क्षमता अधूरी है, सीन ने गेनाडी से कहा और उसे प्रोत्साहित किया।
उसके शब्दों ने गेनाडी को उत्साहित कर दिया। फिर गेनाडी बोला, अथर्व, कास्टिंग पर मुझसे लड़ने का फैसला करना तुम्हारी बेवकूफ़ी है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि आज मिस्टी साउथ गुड बनाने की आपकी योजना विफल होने वाली है। चूंकि आपने हाँ कह दिया है तो चलिए अब करते हैं। अथर्व ने अधीरता से कहा। लड़ाई तय हो चुकी थी। अखाड़े में सभी कास्टिंग उपकरण तैयार थे। अथर्व और गेनाडी अपने अपने गुटों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। हर कोई इस बात को लेकर असमंजस में था कि कौन सा गुट रहेगा और कौन सा गुट अलग होकर अलग हो जाएगा। अथर्व और गेनाडी ने पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। दोनों प्रतियोगियों ने एक ही समय पर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। अथर्व ने चाकू चलाने की योजना बनाई जबकि गेनाडी ने तलवार चलाने की तैयारी की। क्या अथर्व को वाकई हथियार चलाना आता है? अखाड़े के नीचे कई शिष्यों ने एक दूसरे से चर्चा की। शायद वह गेनाडी के साथ सिर्फ चालें चल रहा था, लेकिन कुछ अनिश्चित करना अथर्व की शैली नहीं है। लड़ाई शुरू हुई और पूरे अखाड़े में सिर्फ हथौड़ों की आवाज़ गूंज रही थी। सभी शिष्यों का ध्यान गेनाडी पर था। वह तलवार चलाते समय उसने एक बहुत ही अनोखी आभा बिखेरी। एक मास्टर की तरह उसने धातु को प्राकृतिक तरीके से पीटा। अब असली कास्टिंग मास्टर ऐसा ही दिखता है, दर्शकों में से एक योद्धा ने आश्चर्य से कहा। लेकिन अथर्व असफल होने के लिए नहीं था। धीरे धीरे दर्शकों ने अपनी निगाहें अथर्व पर घुमाईं। उसकी कास्टिंग ध्वनि गेनाडी की तुलना में बहुत अधिक प्रमुख और दोषरहित थी। वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए वहां था। ये पहली बार था जब दर्शकों ने अथर्व से ऐसी अनूठी कास्टिंग तकनीक देखी थी। उसकी शैली किसी और से अलग थी। कास्टिंग गुट के शिष्य, जो कास्टिंग विधि से परिचित थे, सभी आश्चर्यचकित थे। वे ये देखकर विस्मय से भर गए कि अथर्व ने अपने हथियार को बनाने के लिए धातु को कैसे पीटा। ये कैसे हो सकता है? न केवल अथर्व जानता है कि हथियार कैसे चलाना है, बल्कि वह इसमें बहुत अच्छा भी है। वे चिंता में चिल्लाए। एक और बात थी जो उन्हें अथर्व के बारे में नहीं पता थी। उसने अभी अभी कुछ कास्टिंग का अभ्यास करना शुरू किया था दिन पहले। उसने 20 बार से ज़्यादा अभ्यास नहीं किया था। ये वाकई एक असाधारण कौशल था। अथर्व एक किंवदंती, एक प्रतिभाशाली और विलक्षण व्यक्ति था। सीन, हेरल्ड और कॉनी अचानक उदास हो गए। उन्होंने देखा कि अथर्व की तकनीक कितनी शानदार थी और उन्हें गेनाडी के लिए डर था। वे अपने चेहरे पर निराशा नहीं छिपा पाए कि इस चुनौती के कारण गेनाडी का गुट वास्तव में हार सकता है। गेनाडी के माथे से पसीना टपक रहा था। अथर्व की पाउंडिंग स्किल को देखने के बाद उसे बहुत दबाव महसूस हुआ। उसे एक कमज़ोर व्यक्ति से महानता की उम्मीद नहीं थी। आखिर कास्टिंग के उस्ताद से बड़ा कौन हो सकता है? गेनाडी विचलित था। गेनाडी, ज़्यादा चिंता मत करो। याद रखो, हो सकता है कि उसके पास पाउंडिंग स्किल के साथ बढ़त हो, लेकिन तुम्हारी कास्टिंग क्षमता के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं है। सीन ने अपनी आंतरिक शक्ति के जरिए गेनाडी से गुप्त रूप से संवाद किया। सीन ने जो कहा था उसे सुनने के बाद गेनाडी धीरे धीरे शांत हो गया। इससे उसकी कुछ घबराहट दूर हो गई। मुझे बस ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, उसने खुद से सोचा। गेनाडी ने अपने अस्तित्व की हर शक्ति को ध्यान में लगाया। जैसे ही वह अपने चरम पर पहुंचा, उसने कास्टिंग के क्षेत्र में जाना शुरू कर दिया। वह पहले से कहीं अधिक केंद्रित था। 3 घंटे बीत गए और वे दोनों अपना काम पूरा कर चुके थे। एक चाकू और एक तलवार। ये लो, मेरी तलवार मध्यवर्ती नश्वर स्तर के करीब एक हथियार है। गेनाडी ने अपने हथियार को घूरते हुए आत्मविश्वास से कहा। गेनाडी ने जो कुछ बनाया था उसे सुनने के बाद कास्टिंग गुट और शोधन गुट के सभी शिष्यों ने वाहवाही और तालियां बजाईं। आप जज नहीं हैं, अपनी तलवार और मेरे चाकू को खुद के लिए बोलने दें, अथर्व ने कहा। कैसे? गेनाडी ने पूछा। ये बहुत आसान है, चलो अपने हथियारों का परीक्षण करते हैं। अपना हथियार तोड़ने वाला पहला योद्धा हार जाता है। उसे अपने गुट को खत्म करना होगा। हमारा सौदा याद है, अथर्व ने कहा। चलो उस पर चलते हैं। गेनाडी और अथर्व ने अपने हथियारों का परीक्षण करने के लिए रक्त शोधन के मध्यवर्ती चरण में 2 शिष्यों की भीड़ में खोज की। चाकू और तलवार के बीच की लड़ाई उनके संबंधित गुटों के भाग्य का निर्धारण करेगी। अध्याय 112। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। बम। रक्त शोधन की 6ठी कक्षा के 2 शिष्यों ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बुलाया और एक दूसरे से टकरा गए, जिसमें से एक ने अथर्व का चाकू और दूसरे ने गेनाडी की तलवार पकड़ी हुई थी। दर्जनों दुर्घटनाओं के बाद विजेता का निर्धारण तब हुआ जब गेनाडी की तलवार आधी टूट गई। ये स्पष्ट था कि अथर्व विजेता था। अथर्व जीतता है, उसका हथियार चुनौती जीतता है, सभी शिष्यों ने कहा। इससे सभी को पता चला कि अथर्व एक निम्न स्तर के नश्वर स्तर के कास्टिंग मास्टर गेनाडी की तुलना में कास्टिंग में बहुत अधिक शक्तिशाली था। चौक अचानक शोर में बदल गया। अथर्व एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था, कोई आध्यात्मिक मध्याह्न नहीं, लेकिन तो क्या, जब कास्टिंग कौशल की बात आई तो वह गेनाडी जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को हराने में सक्षम था। मिस्टी साउथ गुट अथर्व की वजह से पूरे स्नोलैंड में जाना जाएगा। कुछ शिष्यों ने कहा, मैं मिस्टी साउथ फैक्शन में शामिल होना चाहती हूँ। कई महिला शिष्यों ने लगभग उन्मादी होकर कहा, जो अथर्व से पूरी तरह प्रभावित थीं।
कास्टिंग फैक्शन और रिफाइनमेंट फैक्शन ने महसूस किया कि नाराज़गी और निराशा ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया। जहां तक गेनाडी का सवाल है, उसका गुस्सा उबल पड़ा। वह विफल हो गया। स्नो सेक्ट के शीर्ष रैंक वाले आंतरिक शिष्य के रूप में वह कास्टिंग में प्रतिभाशाली था। वह अथर्व जैसे एकमात्र बाहरी शिष्य से कैसे पराजित हो सकता था? इस आदमी के पास एक अपूर्ण आध्यात्मिक मेरिडियन था और उसके ऊपर वह केवल 1 वर्ष से भी कम समय के लिए स्नो सेक्ट में रहा था। उसने अपने नाखूनों को अपनी हथेली में गड़ा दिया, छिद्रों से खून रिस रहा था। गेनाडी खुद को एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं कर सका। एक बार असफल होने के बाद उसे कास्टिंग फैक्शन को भंग करना पड़ा। ये भयानक था। उसके ऊपर वह कास्टिंग फैक्शन पर हावी होने वाला सच्चा नेता नहीं था। वह वास्तव में केवल इसका नामात्र का मुखिया था। वह असली मालिकों को कैसे बताएगा कि वही कारण था कि कास्टिंग फैक्शन में कोई गड़बड़ी हुई थी? गुट को भंग कर दिया गया। गेनाडी, कास्टिंग गुट के प्रमुख के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दो, सीन ने उससे कहा। इस आदेश ने गेनाडी की अथर्व के प्रति घृणा को और गहरा कर दिया, जिसने अप्रत्याशित रूप से उसके जीवन को उल्टा कर दिया था। गेनाडी, तुम असफल हो गए। अब तुम्हें एक सच्चे योद्धा के रूप में अपना वचन निभाना चाहिए। अथर्व ने ठंडे स्वर में गेनाडी की ओर मुड़ते हुए कहा। अब बाकी सभी गेनाडी को घूर रहे थे। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि कास्टिंग गुट को भंग करना असंभव था। या था, अथर्व, एक दिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गेनाडी ने धीरे से अपना सिर उठाया और दुर्भावना से कहा। उसकी आंखों में शुद्ध घृणा साफ झलक रही थी। हुन्फ, तुम मत भूलना कि तुमने ही इसके लिए कहा था। अथर्व ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। हुन्फ, हो सकता है, लेकिन तुम कास्टिंग गुट को भंग करना चाहते हो। तुम जानते हो कि यह संभव नहीं है। क्या आप स्नो सेक्ट के सर्वोच्च रैंक वाले आंतरिक शिष्य हैं? अगर आप इतने सारे शिष्यों के सामने अपना वादा तोड़ देंगे तो हम क्या सोचेंगे? अथर्व ने व्यंग्य किया। बेशक वह जानता था कि कास्टिंग गुट को भंग करना असंभव होगा। हालांकि उसने गेनाडी को ताना मारना जारी रखा। वह सिर्फ कास्टिंग गुट को अपमानित करना चाहता था। आज से मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा और गुट से भी अलग हो जाऊंगा, गेनाडी ने जोर से कहा। सभी लोग आश्चर्य में बड़बड़ाए, सदमे की स्थिति में। अब जब मैं कास्टिंग गुट का मुखिया नहीं रहा तो मैं इसे आपके कहने के अनुसार भंग नहीं कर सकता, गेनाडी ने कहा, एक रास्ता खोजते हुए। हाँ, कम से कम अब आप गुट के नेता नहीं हैं। ये भी एक संतोषजनक परिणाम है। अथर्व संतुष्टि के साथ मुस्कुराया। गेनाडी ने अपना जबड़ा भींच लिया और बिना जवाब दिए चला गया। ये बहुत शर्म की बात थी कि वह हार गया और उसने अपना पद भी खो दिया। वह बस इस मनहूस जगह को तुरंत छोड़ना चाहता था। विन, क्या तुम अभी भी चुनौती के लिए तैयार हो? अथर्व ने वेन की ओर देखते हुए कहा, जब गेनाडी लोगों की भीड़ में गायब हो गया था। तुम्हारी शर्तें क्या हैं? वेन ने ठंडे स्वर में कहा। वह अब अथर्व का सामना करने से डर रहा था, लेकिन पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। आखिरकार वह रिफाइनमेंट गुट का मुखिया था, साथ ही आंतरिक शिष्यों में दूसरा स्थान रखता था। पीछे हटना असफल होने से ज़्यादा अपमानजनक होगा, इसलिए उसे चुनौती स्वीकार करनी ही थी, चाहे कुछ भी हो। अब ये दुखद विडंबना थी कि उन्होंने खुद ही इस तथाकथित चुनौती का आह्वान किया था। ठीक है, चूंकि तुम रिफाइनमेंट गुट के मुखिया हो, इसलिए हम तुम्हारे नोवेलबिंग गुट की विशेषता के मापदंडों के भीतर लड़ेंगे। शारीरिक शक्ति की परीक्षा। जो भी पहले आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करेगा वह हार जाएगा, अथर्व ने कहा। अरे अहंकारी मूर्ख, तुमने मुझे केवल अपने शरीर की शक्ति से युद्ध के लिए चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? वेन ने तिरस्कारपूर्वक कहा, क्योंकि उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। आप सभी ने एक बार मुझ पर गेनाडी की तरह ही अंध अहंकार का आरोप लगाया था। क्या ये सही नहीं है? अथर्व ने जवाब दिया। वेन के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, लेकिन वह इसे अपने आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने दे सकता था। और दांव पर क्या है? आपको रिफाइनमेंट गुट को भंग करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपके पास ऐसा करने की शक्ति भी है। यदि आप असफल होते हैं तो आपको रिफाइनमेंट गुट के प्रमुख के रूप में अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और अगर मैं असफल होता हूं तो मुझे मिस्टी साउथ गुट को भंग करना होगा, अथर्व ने कहा। देखते ही देखते दोनों ने अखाड़े में कुश्ती शुरू कर दी। ये निश्चित रूप से शारीरिक कौशल और ताकत की लड़ाई थी। धमाका, मुट्ठियों की आवाज़ हवा में साफ गूंज रही थी। जैसे जैसे लड़ाई शुरू हुई, वेन और भी कमज़ोर प्रदर्शन करने लगा। हर बार जब वेन को अथर्व की ताकतवर मुट्ठियों का प्रकोप झेलना पड़ता तो वह लड़खड़ाकर पीछे हट जाता। थोड़ी देर बाद उसकी छाती तेजी से धड़कने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह से खून बहने वाला है। ये कैसे संभव है? उनकी ताकत के बीच का अंतर इतना स्पष्ट रूप से स्पष्ट है, शिष्यों ने एक बार फिर कहा। जब अथर्व ने गेनाडी को हराया था तो उन्हें उम्मीद थी कि वेन के हारने की भी संभावना है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी हार इतनी जल्दी हो जाएगी। यह कोई बराबरी की लड़ाई नहीं थी। वेन अथर्व का मुकाबला नहीं कर सकता था। आध्यात्मिक ऊर्जा या साधना विधियों को ध्यान में रखे बिना भी वेन का शरीर आंतरिक शिष्यों में सबसे मजबूत होना चाहिए था।
और उसकी शक्ति अथर्व की शक्ति से कहीं अधिक थी। सार्वजनिक रूप से एक निम्न श्रेणी के योद्धा से पराजित होना कितना अपमानजनक है, कितनी बड़ी शर्म की बात है। दिन की शुरुआत कास्टिंग गुट और रिफाइनमेंट गुट के साथ हुई थी, जो अथर्व को अपमानित करने और मिस्टी साउथ गुट को भंग करने के हर इरादे से था। लेकिन विडंबना यह है कि उनके दोनों नेताओं को अथर्व से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि अथर्व ने कास्टिंग गुट को कास्टिंग से और रिफाइनमेंट गुट को शारीरिक शक्ति से हराया था। उसने उन्हें उनके ही खेल में हरा दिया था। हालांकि अथर्व की ताकत ने महीनों तक लोगों को आश्चर्यचकित किया था, लेकिन अब जाकर उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि उसकी शक्ति कितनी भयानक थी। अब से कोई भी व्यक्ति जो खुद को जीनियस कहेगा, उसे अथर्व द्वारा निर्धारित मानकों पर खरा उतरना होगा। धमाका! वेन एक कराह के साथ जमीन पर गिर गया, इतना कमजोर कि वह फिर से उठ नहीं सका। ऐसा लगता है कि तुम इतने अच्छे नहीं हो, तथाकथित रिफाइनमेंट गुट के मुखिया। अगर हम एक ही स्तर की शक्ति में होते तो तुम उसकी मुट्ठी के एक भी घूंसे से बच नहीं पाते, अथर्व ने ठंडे स्वर में कहा, अपनी खूनी मुट्ठियों को पीछे खींचते हुए। अथर्व, बहुत घमंडी मत बनो, वेन ने कर्कश स्वर में कहा, अभी भी अपने थके हुए शरीर में क्रोध को इकट्ठा करने में सक्षम था। अगर तुमने मुझे उकसाया नहीं होता तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करता। अब अपना वचन पूरा करो, तुम्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, अथर्व ठंडे स्वर में कहा। इसके साथ ही उसने पराजित वेन की ओर पीठ फेर ली, जो जमीन पर दुबका हुआ था, और पीछे मुड़कर देखे बिना मिस्टी साउथ गुट की ओर बढ़ गया। अध्याय 113 अमेलिया के प्रति प्रतिबद्धता। अब से मिस्टी साउथ गुट आधिकारिक रूप से स्थापित हो गया है। अगर कोई जोर देता है कि वे मुझे हरा सकते हैं तो मैं किसी भी समय उनसे लड़ने के लिए तैयार रहूंगा, अथर्व ने सख्ती से कहा। उसकी तीखी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। उसे चौक में पूरी तरह से सन्नाटा मिला। हर कोई पहले ही उसकी शक्ति की सीमा देख चुका था और सहमत था कि वह एक असली प्रतिभाशाली व्यक्ति था। शॉन, हेरल्ड और कोनी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, इस बात से घृणा करते हुए कि अथर्व इस तरह से कैसे घमंडी तरीके से व्यवहार कर रहा था। वे पहले ही सबसे अच्छा अवसर खो चुके थे। भले ही वे अभी भी चाहते हों, मिस्टी साउथ गुट की स्थापना को रोकना असंभव होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो अथर्व और ग्रेस को इसे संभालने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि स्नो सेक्ट के शिष्य उन पर इसका दोष लगाएंगे। उन्होंने खुद को ये सोचकर सांत्वना देने की कोशिश की कि इस बार सुनहरा अवसर चूकना उनके लिए कोई दुख की बात नहीं है। आखिरकार इस तरह के नए गुट के लिए लंबे समय से स्थापित रिफाइनमेंट गुट और कास्टिंग गुट के साथ प्रतिस्पर्धा करना लगभग असंभव होगा। आने वाले दिनों में उन्हें इस तथाकथित मिस्टी साउथ गुट को ऐसा सबक सिखाने में कभी देर नहीं होगी जिसे वे जल्दी नहीं भूलेंगे। मैं उन सभी वरिष्ठों और कनिष्ठों का गर्मजोशी से स्वागत करता हूं जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी को इस बात का अच्छा अंदाजा है कि हमारे गुट में किस तरह के लोगों को स्वीकार किया जाएगा। कृपया, अगर आपका स्वभाव हमारे अनुकूल नहीं है तो अपना और हमारा समय बर्बाद न करें, अथर्व ने कहा। इस समय उसे खुद पर गर्व था। उसके प्रयासों और उसका समर्थन करने वाले लोगों की मदद के परिणामस्वरूप मिस्टी साउथ गुट सफलतापूर्वक स्थापित हुआ। भले ही अब संख्या कम थी और सदस्यों की सामूहिक ताकत पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी, अथर्व का मानना था कि वह भविष्य में गुट को एक शक्तिशाली गुट बनाने के लिए विकसित करेगा। उनके गुट का नाम उनके दृढ़ विश्वास के कारण पूरे मिस्टी साउथ में प्रसिद्ध होगा। लेकिन यह एक और कहानी है, किसी और दिन के लिए। मिस्टी साउथ गुट के औपचारिक रूप से स्थापित होने के बाद आवाज़ों का अराजक शोर आखिरकार शांत हो गया। तब से मिस्टी साउथ गुट के जन्म के कारण स्नो सेक्ट की ताकत और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई। इसके अलावा स्नो सेक्ट के लगभग सभी शिष्य इस बारे में बात करते रहते थे कि कैसे अथर्व ने गेनाडी को हराया और वेन को उन कौशलों से सम्मानित किया गया जिनमें उन्हें विशेषज्ञ माना जाता था, कास्टिंग और शोधन। इस अप्रत्याशित जीत ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। थोड़े समय में अथर्व स्नो सेक्ट में एक किंवदंती के रूप में प्रसिद्ध हो गया, जिसके पास एक दुर्लभ दोहरे स्वभाव वाली आध्यात्मिक मेरिडियन, एक कास्टिंग प्रतिभा और एक खेती प्रतिभा थी। हालांकि उन्हें अभी भी लगा कि यह शर्म की बात है कि अथर्व की आध्यात्मिक मेरिडियन अधूरी थी। अथर्व ने कभी भी उन टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लिया। वह जानता था कि लोग चंचल हैं। अगर वह अपनी शक्ति खो देता तो हर कोई उसका उपहास करता और भूल जाता कि वह कभी कितना शक्तिशाली और प्रभावशाली था। लेकिन वर्तमान में शिष्य मुख्य रूप से उसकी ताकत के कारण उसका सम्मान करते थे, इसलिए उनकी प्रशंसा का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। अधिक शक्तिशाली बनना ही उन लोगों के सामने खुद को साबित करने का एकमात्र तरीका था जो वास्तव में मायने रखते थे। कार्यवाही समाप्त होने के बाद अथर्व ने ऑटेलन, ओलिविया और 3 मुख्य शिष्यों को विदाई दी जिन्हें ग्रेस ने भर्ती किया था। फिर वह उस स्थान पर चला गया जहां अमेलिया खेती करती थी। वह न केवल अमेलिया को धन्यवाद देने के लिए वहां गया था, बल्कि यह भी जानने के लिए गया था कि अमेलिया उसका समर्थन करने में कोई कसर क्यों नहीं छोड़ेगी। मुझे लगा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे। जैसे ही अथर्व ने आंगन में कदम रखा, अमेलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मुझे लगता है कि तुमने भी अनुमान लगा लिया होगा कि क्यों। अथर्व मुस्कुराया, बेशक,
तुम यहाँ मुझे धन्यवाद देने आए हो, और बेशक कुछ और पूछने आए हो। हाँ हाँ, ठीक है, तुम बिल्कुल सही हो। अमेलिया, क्या तुम मुझे ये बताना चाहोगी कि तुमने आज मेरा इतना समर्थन क्यों किया? अथर्व गर्मजोशी से मुस्कुराया। तुम्हारी आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन ये धन्यवाद कहने का सही तरीका नहीं लगता। अमेलिया ने अपनी आंखें घुमाईं। हाँ हाँ, तुम्हारे प्रति प्रतिबद्धता जताने के बारे में क्या ख्याल है? अथर्व हंसा। बहुत बढ़िया, हालांकि तुम मुझे बहुत दयालु व्यक्ति नहीं लगती, फिर भी मैं तुम्हारे वचन पर भरोसा करती हूँ। अमेलिया ने सिर हिलाया। ये वास्तव में मेरा सौभाग्य है, अथर्व मुस्कुराया। कृपया अब मुझे कारण बताओ। मैंने तुम्हारा समर्थन किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर एहसान करो, अमेलिया ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे एक और वादा करना चाहिए, अथर्व ने कहा। तो ये किस लिए होगा? मुझे अभी भी पूरा यकीन नहीं है, लेकिन इसे पूरा करने में बहुत समय नहीं लगेगा। मैं तुम्हें बता सकती हूँ, अमेलिया ने कहा, अपनी खूबसूरत आंखों को आसमान की ओर उठाते हुए गहरी सोच में खो गई। भले ही अथर्व की जिज्ञासा तीव्र थी, उसे नहीं लगा कि इस बारे में फिर से पूछना फलदायी होगा, क्योंकि अमेलिया ने अभी तक उसके सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया था। तुम इतना आश्वस्त कैसे हो सकती हो कि मैं अपनी प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखूंगा? अथर्व ने पूछा। मुझे पता है कि तुम ऐसा करोगी। तुम्हारा अभिमान इतना अधिक है कि तुम लंबे समय तक किसी का कर्जदार नहीं रह सकती। एक बार जब मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा तो तुम मेरा कर्ज चुकाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करोगी। यही कारण है कि तुम यहाँ आए हो, है ना? अमेलिया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हो, अथर्व ने धीरे से सहमति जताई। तुम चतुर हो, अमेलिया। मैं किसी का कर्जदार नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति अपनी प्रतिबद्धता को याद रखूंगा। अगर भविष्य में तुम मुसीबत में पड़ोगी तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो कि मैं तुम्हें इससे बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, धन्यवाद, अथर्व की गंभीर प्रतिबद्धता से संतुष्ट होकर अमेलिया ने उत्तर दिया। फिर उसने अपने लबादे की तहों से एक लाल जेड पेंडेंट निकाला और अथर्व को दे दिया। ले लो, अगर मुझे किसी दिन तुम्हारी प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत होगी तो कोई इसी का इस्तेमाल करके तुमसे मदद मांगेगा। मैं इसे एक वादे के साथ स्वीकार करता हूँ, अथर्व ने खुशी से कहा। उसे अंदाज़ा था कि यह एक बड़ा और मुश्किल काम होगा जिसके लिए अमेलिया भविष्य में उससे मदद मांगेगी। हालांकि उसका अभिमान उसे कभी भी उसके अनुरोध को अस्वीकार करने नहीं देगा। अथर्व, मुझे उम्मीद है कि तुम मार्शल आर्ट के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन योद्धा बन सकोगे, अथर्व की आंखों में गहराई से देखते हुए अथर्व ने अचानक कहा। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण बताने के बाद तुम मर सकते हो, अथर्व ने मजाक में कहा। केवल अगर तुम पहले मर जाओ, अमेलिया ने फुसफुसाया। वे कुछ देर तक बात करते रहे, लेकिन फिर रात हो गई। अथर्व जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वह घर आया। आंगन के पास पहुंचने पर उसने बर्था को देखा। उसने उसे बताया कि एल्डर सैमुअल ने उसे किसी महत्वपूर्ण काम के लिए अपने यहाँ बुलाया है, और इसलिए वह तुरंत बर्था के पीछे एल्डर सैमुअल के कमरे में गया। हाँ एल्डर, आपने मुझे क्यों बुलाया है? अथर्व ने पूछा। अथर्व, मैंने सुना है कि तुमने अपने कास्टिंग कौशल से गेनाडी को स्क्वायर में हरा दिया है, एल्डर सैमुअल ने मुद्दे पर आते हुए कहा। इसका मतलब है कि तुम निम्न नश्वर स्तर पर कास्टिंग मास्टर बनने के योग्य हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि कई दिनों के बाद कास्टिंग गिल्ड का मूल्यांकन होगा। कृपया अगर आप चाहें तो ज़रूर जुड़ें ताकि आप अपना हुनर दिखा सकें और असली कास्टिंग मास्टर्स से पहचान पा सकें। आप क्या कहते हैं? एल्डर सैमुअल ने पूछा। उनके चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान थी। कास्टिंग गिल्ड, कृपया मुझे इसके बारे में और बताओ, अथर्व ने कहा। उसके चेहरे पर एक उलझन भरी नज़र थी। अध्याय 114 कास्टिंग गिल्ड। अथर्व, आप निम्न नश्वर स्तर में एक कास्टिंग मास्टर हैं। क्या आप गंभीरता से मुझसे पूछ रहे हैं कि कास्टिंग गिल्ड क्या है? बर्था ने आश्चर्यचकित होकर कहा। यहाँ तक कि जो कास्टिंग मास्टर नहीं था वह भी जानता होगा कि कास्टिंग गिल्ड है। बर्था, तुम्हें पता है कि मैं इस तरह की चीज़ों में कभी भी शामिल नहीं रहा, अथर्व ने अजीब तरीके से समझाया। ठीक है, बर्था ने कहा, यह नहीं जानते हुए कि वह और क्या कह सकती है। अथर्व, क्या तुम मिस्टी साउथ के दायरे और भूमि के बीच विभाजन के बारे में जानते हो? एल्डर सैमुअल ने अथर्व से पूछा, उसे गंभीरता से देखने के लिए आगे झुकते हुए। नहीं एल्डर, मुझे स्वीकार करना चाहिए कि मैं इसके बारे में पूरी तरह से परिचित नहीं हूँ। धुंधला दक्षिण अविश्वसनीय रूप से विशाल है और यह भाग दर भाग क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। मुझे क्षेत्रों की सही संख्या नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ एक अर्धअमर योद्धा हूँ। केवल वे ही लोग हैं जो जन्मजात आध्यात्मिक राजा के स्तर तक पहुँचते हैं जो धुंधले दक्षिण में घूमने के योग्य हैं। हर क्षेत्र को कई भूमियों में विभाजित किया गया है, इसलिए बोलने के लिए जिस क्षेत्र में हम अभी रहते हैं उसे जंगल का क्षेत्र कहा जाता है, और स्नोलैंड इसकी 4 भूमियों में से एक है। मैं समझ गया। क्या आपका मतलब यह है कि स्नोलैंड और वेस्ट डेसोलेट लैंड के अलावा 2 और भूमियां हैं? अथर्व ने पूछा। हाँ अथर्व, स्वर्ग की लकड़ी की भूमि और पृथ्वी की अग्नि भूमि, एल्डर सैमुअल ने उत्तर दिया।
तो कास्टिंग गिल्ड है, अथर्व ने बड़बड़ाया। कास्टिंग गिल्ड की स्थापना पूरे मिस्टी साउथ में शीर्ष कास्टिंग मास्टर्स द्वारा की गई है। ये हर क्षेत्र में मौजूद है, एल्डर सैमुअल ने स्पष्ट किया। कास्टिंग मास्टर्स को कास्टिंग गिल्ड से एक पहचान टैग मिलता है जब तक कि वे मूल्यांकन में पास हो जाते हैं। और इस टैग का उपयोग किस लिए किया जाता है, एल्डर? अथर्व ने उपयोगितावादी शब्दों में सोचते हुए पूछा। वह मूल्यांकन पर अपना समय बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं था जब तक कि यह उपयोगी न हो जाए। उपयोग, ये काम आता है, बर्था ने बीच में कहा। सबसे पहले, कास्टिंग गिल्ड की स्वीकृति के साथ आपको मिस्टी साउथ में एक योग्य कास्टिंग मास्टर के रूप में माना जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे आपके मिस्टी साउथ गुट की स्थापना को स्नो सेक्ट के अन्य 3 गुटों द्वारा अनुमोदित किया जाना था। दूसरे, पहचान टैग मिस्टी साउथ के यात्रा पास के बराबर है। आप कहीं भी प्रवेश करते या बाहर निकलते समय काफ़ी बचत कर लेंगे। तीसरा, कास्टिंग मास्टर किसी भी सराय में जा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं और पहचान टैग के साथ आधी कीमत पर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं। और कुछ नीलामी में कास्टिंग गिल्ड के कास्टिंग मास्टर्स को उस चीज़ पर छूट मिल सकती है जिसे वे खरीदना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप कास्टिंग गिल्ड के कास्टिंग मास्टर बन जाते हैं तो आपको सभी कास्टिंग गिल्ड शाखाओं द्वारा संरक्षित किया जाएगा जो पूरे मिस्टी साउथ में फैली हुई हैं। यह जरूरी नहीं है कि यह सबसे शक्तिशाली गिल्ड हो, लेकिन निश्चित रूप से शीर्ष में से एक है। बहुत बढ़िया। इन सभी लाभों ने अथर्व की रुचि को आकर्षित किया। हाँ, इसी तरह पहचाने जाने वाले कास्टिंग मास्टर्स के साथ व्यवहार किया जाता है। और यह कुछ ऐसा है जिसका आनंद बहुत से शक्तिशाली योद्धा नहीं ले सकते क्योंकि वे कास्ट नहीं हैं, एल्डर सैमुअल ने कहा। बेशक, जब कास्टिंग गिल्ड को मदद की ज़रूरत होती है तो हमें मदद करनी चाहिए। ज़रूर, अथर्व ने सिर हिलाया। उसने इस पर विचार किया। यह उसके लिए जीत वाली स्थिति होगी। जितना अधिक आप आगे बढ़ेंगे उतना ही आप मिस्टी साउथ के कास्टिंग मास्टर्स की स्थिति का आकलन करने में सक्षम होंगे। एल्डर सैमुअल ने कहा। हम कब निकलेंगे, एल्डर? अथर्व ने उत्सुकता से पूछा। इस बिंदु पर वह कास्टिंग गिल्ड कैसा दिखता है इस बारे में अत्यधिक उत्सुक था। कल, एल्डर सैमुअल ने उत्तर दिया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। ठीक है, मैं जाकर तैयार हो जाऊंगा। अच्छा है, मेरा मिस्टी साउथ गुट अभी स्थापित हुआ है, लेकिन मैं, नेता, इसे तुरंत छोड़ रहा हूँ। अथर्व ने चुटकी ली। हाँ, जाहिर है, थोड़ा आराम करो, हम भोर में ही निकल पड़ेंगे। और इसके साथ ही अथर्व अपने आंगन में लौट आया और ग्रेस और हीदा को बताया कि वह एल्डर सैमुअल के साथ कास्टिंग गिल्ड की ओर जा रहा है। वे दोनों इस निर्णय का समर्थन करते हैं। ग्रेस ने अथर्व से कहा कि फिलहाल उसे गुट के मामलों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह उस पर भरोसा कर सकता है। अथर्व ने एडगर और ऑटेलन के साथ अपने प्रस्थान पर भी चर्चा की। अंततः अपने नवगठित गुट को छोड़ने के बारे में कम दोषी महसूस किया। अगले दिन भोर में अथर्व एल्डर सैमुअल के आंगन में पहुंचा। उसने पाया कि एल्डर पहले से ही तैयार था और उसने एक स्नो वल्चर तैयार किया था। बर्था पहले से ही स्नो वल्चर की पीठ पर बैठी थी। बर्था, तुम हमारे साथ आ रही हो, है न? अथर्व ने पूछा। बेशक, मैं इंटरमीडिएट मॉडल लेवल कास्टिंग मास्टर के मूल्यांकन को पास कर लूंगा और इस बार पहचान टैग प्राप्त करूंगा, बर्था ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। मुझे लगता है कि मुझे आपकी तत्काल जीत पर आपको बधाई देनी चाहिए। अथर्व हंसा। क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि मैं इसे पास कर सकता हूँ? बर्था ने थोड़ा नाराज होकर कहा। बर्था, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अथर्व उसे पहले ही बधाई देना चाहता था। वह उसके शब्दों को बहुत ज़्यादा समझ रही थी। ठीक है, चलो, एल्डर सैमुअल ने बीच में टोकते हुए गेट पर चढ़ते हुए कहा। अपने शक्तिशाली पंखों को फड़फड़ाते हुए उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। अथर्व कास्टिंग में बहुत प्रतिभाशाली है। ओह, मैं उसकी कितनी प्रशंसा करता हूँ, एल्डर सैमुअल के शिष्यों ने प्रशंसापूर्वक कहा जब वे उनके प्रस्थान को देख रहे थे। हमें मूर्ति पूजा करना बंद कर देना चाहिए और अपनी ऊर्जा को कास्टिंग का अभ्यास करने के लिए पुनर्निर्देशित करना चाहिए, अन्यथा हम पीछे रह जाएंगे। मिस्टी साउथ फैक्शन में शामिल होने के बारे में क्या ख्याल है? अगर हम साथी सदस्य बन जाते हैं तो हमारे लिए अथर्व से परामर्श करना सुविधाजनक होगा, एक शिष्य ने सुझाव दिया। उसकी आंखें इस विचार से चमक रही थीं। मैं सहमत हूँ। एक बार जब अथर्व एल्डर सैमुअल के साथ चले गए तो एल्डर लोगन और उनका दल भी कार्रवाई के लिए तैयार था। इस समय सीन और हेरल्ड एल्डर लोगन के कमरे में थे। एल्डर लोगन, एल्डर सैमुअल उस छोटे कमीने के साथ निकल पड़ा है, सीन ने बताया। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, वह छोटा कमीना पहले से ही निम्न स्तर का कास्टिंग मास्टर बन चुका है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि सैमुअल उसे परीक्षण के माध्यम से कास्टिंग गिल्ड में शामिल करने की कोशिश करेगा, एल्डर लोगन ने कहा। अगर ऐसा होता है तो डोमिनेंट टॉप एल्डर को भी उससे निपटने के लिए कार्रवाई करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। कोई भी शक्तिशाली योद्धा कास्टिंग गिल्ड के सदस्य का खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। आप भी नहीं, एल्डर लोगन। क्या आप जंगल के दायरे में कास्टिंग गिल्ड के एल्डर में से एक नहीं हैं? हेरल्ड ने पूछा। कास्टिंग गिल्ड में आंतरिक कलह एक बड़ी वर्जना है।
जब तक मैं स्पिरिट लेवल का कास्टिंग मास्टर नहीं बन जाता तब तक मेरे पास उस तरह की परेशानियों से निपटने के लिए कम गतिशीलता है अथर्व। एल्डर लोगन ने उत्तर दिया। तो हमें मूल्यांकन से पहले ही उसे मार देना चाहिए। उसकी प्रतिभा मुझे वास्तव में बहुत चिंतित करती है। एल्डर लोगन, क्या ये वास्तव में इतना गंभीर है? हालांकि उसके पास कुछ प्रतिभा है, फिर भी उसके पास अभी भी एक अधूरा आध्यात्मिक मेरिडियन है। हेरल्ड ने कहा, अभी भी अथर्व के कौशल की महत्ता को पहचानने के लिए तैयार नहीं था। बेवकूफ़ लड़का, तुम अभी भी सोचते हो कि उसके पास केवल एक अधूरा आध्यात्मिक मेरिडियन है। एल्डर लोगन ने उपहास किया। एल्डर लोगन, क्या तुम्हारा मतलब है? यह मत भूलो कि संप्रदाय प्रमुख इस कमीने के साथ मिला हुआ है। यह असंभव नहीं है कि उसने कुछ छुपाया हो उसके लिए। हम नहीं जानते कि जेनिथ ने अथर्व को ब्लिज़र्ड क्लिफ में जीवित रहने में मदद करने के लिए क्या किया। हमें इसे जड़ से खत्म करना होगा। इसके अलावा उसने पूरे स्नो सेक्ट के सामने हमारे कास्टिंग गुड को अपमानित किया। यह अक्षम्य था। तुम दोनों जाकर रिफाइनमेंट गुड को बताओ, अंतहीन छाया को बताओ ताकि वे तुरंत तैयार हो सकें। एल्डर लोगन ने आदेश दिया। उसकी भयंकर आंखें घृणा से भरी हुई थीं। अध्याय 115 अंतहीन छाया इस बात से अनजान कि उनके जीवन पहले से ही खतरे में थे। अथर्व, बर्था और एल्डर सैमुअल को उनकी सबसे अलग आवाज़ों में कास्टिंग के रहस्य पर चर्चा करते हुए सुना गया। किसी को भी आगे आने वाले खतरे का एहसास नहीं हुआ। एल्डर सैमुअल और बर्था ने बोल्ड और मुखर होने के लिए सुरक्षित महसूस किया क्योंकि वे एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे और अपने अस्तित्व में उन्होंने कोई दुश्मन नहीं बनाया था। एल्डर सैमुअल की उपस्थिति के कारण अथर्व ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो एमुलेटर का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर था। पूरी दुनिया जानती थी कि एक अर्धअमर की हत्या का भयानक हत्या मिशन केवल अथर्व के समान कौशल वाले कई बहादुरों या यहाँ तक कि अधिक बहादुर जन्मजात आत्मा द्वारा ही किया जा सकता है। जल्द ही एल्डर सैमुअल ने कुछ अजीबोगरीब बात देखी। बिना किसी दूसरे विचार के उन्होंने अथर्व और बर्था को सतर्क और सावधान रहने की चेतावनी दी क्योंकि उन्होंने पहले से ही जंगल में अपने स्नो वल्चर को तैनात कर दिया था। चिरप चिरप पक्षियों की आवाज़ चहचहाहट सुनाई दी। पहुंचने के कुछ ही समय बाद हवा में पक्षियों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। दो बड़े काले शिकारी पक्षियों का जोड़ा आसमान से उनकी ओर तेजी से आया। भयानक पंखों वाले जीवों का जोड़ा जो चट्टान की तरह काले और सख्त थे, एक भयानक रीढ़ को कंपा देने वाली ठंडक लिए हुए थे। काला दुष्ट पेंगोर्निस, मुझे पता था कि यह तुम हो। अथर्व ने सांस ली। एक पंख वाला जीव जो अपने अस्थि सुदृढ़ीकरण के मध्यवर्ती चरण में योद्धाओं जितना ही मजबूत और डरावना था। अथर्व ने आखिरकार अपनी मजबूत आवाज में कहा। अथर्व जानवर को दिल से जानता था। ये सबसे घिनौने वातावरण में छिपा हुआ एक राक्षस था, खून चूसने वाला और निर्दयी। मुसीबत आ रही है। यहाँ काला दुष्ट पेंगोर्निस आ रहा है। भीड़ से एक आवाज़ सुनाई दी। जब वह जानवर उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था तो बर्था ने गुर्राहट के साथ कहा, शैतान के नाम पर कौन हमें मारने की कोशिश करेगा और ऐसा जघन्य काम करेगा। एल्डर सैमुअल एक कोने में चुपचाप खड़े थे, अपने गमगीन मूड में और एक भी शब्द नहीं बोलते हुए। तब उसे पता चल गया कि उनकी जिंदगी खतरे में थी। बर्था, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है? अथर्व अपने लहजे में सब कुछ जानने की उत्सुकता के साथ पूछा। नोवेलबिन जंगलीपन के दायरे में लोगों का एक समूह है जिसे अंतहीन छाया कहा जाता है, हत्यारों का एक बेहद भयावह संगठन। बर्था ने कहा, जंगलीपन के दायरे में जब तक आप उन्हें हत्या करने के लिए नियुक्त करने की कीमत वहन कर सकते हैं, वे आपके लिए ऐसा करने के लिए खुद को रास्ते से हटा देंगे। सेना ने कास्टिंग गिल्ड में स्पिरिट लेवल के कास्टिंग मास्टर्स की हत्या करने का भी कोई डर नहीं दिखाया क्योंकि वे सफल अनुभव से लैस थे और वे फिर से लड़ने के लिए तैयार थे। वे दिए गए हर कार्य के लिए अपने जीवन की प्रतिज्ञा करते थे। उनकी वफादारी अतुलनीय थी। एक बार जब वे कोई मिशन लेते थे तो वे तब तक लक्ष्य का पीछा करते थे जब तक उन्हें वह नहीं मिल जाता जो वे चाहते थे। वे कहीं से भी आ जाते थे, तब भी जब आप इसकी उम्मीद नहीं कर रहे होते थे। इस प्रकार यही कारण था कि उन्हें अंतहीन छाया कहा जाता था। ब्लैक विशियस पेंगोर्निस बिल्कुल वही जानवर था जिस पर अंतहीन छाया के हत्यारे सवार थे। हत्यारों का कितना अमानवीय और भयानक समूह, बर्था ने कहा। बर्था के ये भयानक शब्द सुनते ही अथर्व को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने गहरी सांस ली। बर्था, उनके बुरे व्यवहार जंगलीपन के दायरे में अप्रत्याशित शक्तियों से उकसाए गए होंगे। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इन सभी शक्तियों ने उन्हें इस दुनिया से खत्म करने के लिए गठबंधन क्यों नहीं बनाया। अथर्व हैरान था। अपनी पूरी कोशिश से उसने मौजूदा स्थिति को समझने की कोशिश की। इतने सालों में कोई भी उनके घोंसले की खोज नहीं कर पाया। यहाँ तक कि हत्यारों को भी नहीं पता था कि अंतहीन छाया कहाँ मिलेगी। बर्था ने झुंझलाहट के साथ जवाब दिया। इसके अलावा जंगलीपन के दायरे में प्रत्येक शक्ति के लिए अंतहीन छाया फायदेमंद और सुविधाजनक साबित हुई, इसलिए उन्हें इसे मिटाने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। अन्यथा उन शर्मनाक कामों को आसानी से करने में उनकी मदद करने के लिए और कौन नियुक्त किया जा सकता था। मैं समझता हूँ, चलो इस पर एक साथ मिलकर विचार करते हैं। अथर्व ने उनकी बातचीत से सहमति जताते हुए सिर हिलाया।
अचानक बादलों से दो काले दुष्ट पेंगुइन्स उनकी ओर आते दिखाई दिए। धीरे धीरे दोनों जानवर नीचे उतरे। काले कपड़े पहने 3 आदमी उनसे नीचे उतरे। इन लोगों ने काले कपड़े पहने हुए थे, केवल अपनी आंखें दिखाई दे रही थीं। वे अपनी कमर पर तलवार से लैस थे। वे इन 3 काले हथियारबंद लोगों की शक्ति को अच्छी तरह से महसूस कर सकते थे और आसानी से उनकी पहचान बता सकते थे। वे क्रमशः एक अर्धअमर, रक्तशोधन के चरम पर एक योद्धा और रक्तशोधन के उन्नत चरण के योद्धा थे। उन्हें इन 3 लोगों को देखते ही खतरे का आभास हो गया। अच्छे साथियों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम चुपके से हम पर हमला करो और हमें, एल्डर और स्नो सेक्ट के शिष्यों को मारने की कोशिश करो। एल्डर सैमुअल ने लोगों को जीव से नीचे आते देख घृणा से नाक सिकुड़ी। हम केवल उतनी ही चांदी के आदेश का पालन करते हैं जितनी हमें मिलेगी और उनके कीमती सामान की कीमत क्या होगी। हम इस नियम से जीते हैं। तो जब तक पैसा हमारी झोली में आता रहेगा, हम अंतहीन छाया अपना काम पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, डेमी अमर के हत्यारे ने प्रबल स्वर में कहा। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन मुझे डर था कि यह थोड़ा हास्यास्पद था कि तुम हमें मारने की सोच रहे हो, वह भी तुम्हारे जैसे डेमी अमर के साथ। एल्डर सैमुअल ने ठंडे लेकिन जोरदार तरीके से कहा। हमें तुम्हें निराश करने से नफरत है, लेकिन आज हमें जो आदेश मिला है वह तुम्हें खत्म करने का नहीं बल्कि उसे खत्म करने का है। डेमी अमर ने गुर्राहट की, उसकी सीधी और तीखी आंखें अथर्व की ओर खींची हुई थीं। तो मैं देख रहा हूं कि वे मुझे मरवाने का लक्ष्य बना रहे हैं। क्या इसका कास्टिंग फैक्शन या रिफाइनमेंट फैक्शन से कुछ लेना देना है? अथर्व ने खुद से कहा, या यह अक्ष के बारे में था। ये संभव नहीं है, ये कैसे हो सकता है? एल्डर सैमुअल ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपनी उलझन को रोक नहीं सका। यह असंभव क्यों है? आप स्नो सेक्ट के एक अर्धअमर हैं, तो क्या जंगलीपन के इस क्षेत्र में सब कुछ संभव है? हमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा है जिसे मारने का हमें आदेश दिया गया है, अर्धअमर के योद्धा ने दृढ़ और निर्दयी होकर कहा। आगे बढ़ो और हमला करो, एल्डर सैमुअल ने गुस्से में कहा। हम इस बूढ़े आदमी और महिला का ख्याल रखते हैं। तुम उस आदमी को संभालो जिसे हम चाहते हैं। इसे जल्दी से खत्म करो। अर्धअमर ने रक्तशोधन के उन्नत चरण में एक और को जल्दी से फटकार लगाए। कोई समस्या नहीं। रक्तशोधन के चरम पर अर्धअमर और योद्धा ने अपनी तलवारें निकाली और एल्डर सैमुअल और बर्था पर निशाना साधा। ये स्पष्ट था कि उनका लक्ष्य एल्डर सैमुअल और बर्था को रोकना था। अथर्व, मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, एल्डर सैमुअल ने अथर्व पर पागलों की तरह चिल्लाया। उसके मन में यह विचार था कि उसे हर कीमत पर अथर्व की रक्षा करनी थी। ये वही था जिसने अथर्व को बाहर निकाला। अगर अथर्व को कुछ भी हो जाता है तो वह खुद को जीवन भर के लिए शर्मिंदगी में डाल देगा, यहाँ तक कि जेनिथ और अन्य एल्डर भी उसे जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। एल्डर सैमुअल, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं अब कमज़ोर नहीं रहा। अब समय आ गया है कि आप मेरे साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करना बंद करें और मुझे पानी का परीक्षण करने दें, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ ताना मारा। ये कहते ही अथर्व ने कहा, हत्यारे के खिलाफ सीधा हमला शुरू किया। रक्तशोधन के उन्नत चरण में एक हमला। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम्हें खुद पर बहुत गर्व है। रक्तशोधन के उन्नत चरण में तुम जैसा नौसिखिया मुझे कैसे चुनौती दे सकता है? अथर्व के ताने ने रक्तशोधन के उन्नत चरण में हत्यारे को परेशान कर दिया। अनंत छाया की उपस्थिति में मारे जाने वाले लोगों में भय और आतंक व्याप्त हो गया। हालांकि हालात बदल गए थे। ये पहली बार था जब अनंत छाया को चुनौती दी गई थी। वे कभी भी शांत और अविचल नहीं रह सकते थे। उसे मार डालो। रक्तशोधन के उन्नत चरण में हत्यारे ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और तलवार की रोशनी को बर्बाद किए बिना, अपने लक्ष्य को खोए बिना, अपनी कमर से तलवार निकाली और अथर्व पर निशाना साधा। मैंने उसे पहचान लिया। यह एक तलवार की रोशनी है। इसका उपयोग अनंत छाया के योद्धाओं द्वारा किया गया है। ऐसा लगता है कि अनंत छाया में ये सभी साथी कोई साधारण प्रतिभा के नहीं हैं और आसान नहीं है, अथर्व ने खुद से सोचा। उसने 2 अन्य हथियारों को लाइट अप परसेप्शन की मदद से एल्डर सैमुअल और बर्था के खिलाफ लड़ते देखा था। एक असली हत्यारा बनने के लिए किसी को अपने सैनिकों के बीच सबसे बड़ा महाकाव्य प्रदर्शन पूरा करना होगा। जब से मैं ब्लिज़र्ड क्लिफ से लौटा हूं, तब से मुझे युद्ध में भाग लेते हुए काफ़ी समय हो गया है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरा आयरन डिस्ट्रॉयर कितना शक्तिशाली है। अथर्व ने एक पल में अपना आयरन डिस्ट्रॉयर निकाला। धमाका। दृश्य में एक तेज आवाज़ गूंजी। आयरन डिस्ट्रॉयर का ब्लेड जोरदार, भयंकर और भयावह आवाज़ करते हुए कट गया। तलवार रोशनी और कृपाण रोशनी के उलझाव ने एक हिंसक आवाज़ पैदा की जो हर उस चीज़ को चीरती हुई निकली जिस पर वह टकराए। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। दोनों हथियारों ने खड़खड़ाहट का आदान प्रदान किया। दोनों को रोका नहीं जा सकता था। तलवारों की टक्कर से निकली ऊर्जा हर जगह फैल गई। उन्हें जल्द ही अपनी पहली लड़ाई खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अचानक रक्तशोधन के उन्नत चरण में हत्यारा स्थिर हो गया और उसकी आंखें चौड़ी और गहरी हो गईं। अध्याय 116 काउंटर किलिंग। ये कैसे संभव है?
हमें जो जानकारी मिली है उससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आप रक्तशोधन के केवल 5वें ग्रेड में हैं। आपके पास इतनी शक्तिशाली ताकत कैसे हो सकती है? हत्यारे की आंखें अचानक गंभीर हो गई थीं जब वह अथर्व को देख रहा था, विचारों में खोया हुआ। उसकी आंखों से घृणा गायब हो गई थी। हुन्फ, तुम कुएं के तल पर पड़े मेढक की तरह हो। क्या तुमने नहीं सुना कि एक तरह का प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है जो अपने स्तर से ऊपर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखता है? जाहिर है, मैं वही हूँ। अथर्व उपहास किया। इसका मतलब है कि आज तुम ही मरने वाले हो। तुम मूर्ख हो, तीनों हत्यारों ने ठंडे स्वर में कहा। उनकी आंखें अथर्व के साहसिक शब्दों पर चमक उठीं। यहाँ तक कि एल्डर सैमुअल और बर्था भी अवाक रह गए। अथर्व इतना घमंडी कैसे हो सकता है? हालांकि जब उन्होंने अथर्व के ट्रैक रिकॉर्ड को याद किया तो वे कुछ हद तक शांत हो गए। उसका अहंकार आमतौर पर प्रमाणित होता था। आज मर जाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अंतहीन छाया क्या है। तुम घमंडी कमीने, हत्यारे ने तलवार लहराते हुए चिल्लाया, अथर्व पर उसे चलाने के लिए तैयार। वह वास्तव में उल्लेखनीय था। उसने तलवार की रोशनी के काफी स्तर को समझ लिया था और वह अब रक्तशोधन की 7वीं कक्षा में था। उसकी गति भी उसके ग्रेड स्तर के योद्धाओं में उच्च स्थान पर थी। अपने भूत जैसे हमले के रास्ते के साथ वह रक्तशोधन की 7वीं कक्षा में लगभग अछूता था। हालांकि अब उसकी मुलाकात अथर्व से हुई थी, एक योद्धा जिसके पास पहले कभी न सुनी गई क्षमताएं थीं। भले ही अथर्व रक्तशोधन की 5वीं कक्षा में था, लेकिन वह रक्तशोधन की 7वीं कक्षा के किसी भी योद्धा से मुकाबला करने में सक्षम था। शानदार भूतिया झड़प, हत्यारा जोर से दहाड़ा और फिर उसका आकार और तलवार अथर्व की आंखों से भूतिया तरीके से गायब हो गए। वह एक उन्नत गति का उपयोग कर रहा था। एक बार अथर्व ने सीधे 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला को 4थे डिग्री पर सक्रिय कर दिया। हरी रोशनी उसके चारों ओर अंतरिक्ष में तैर गई, चमकती हुई। क्लैंग, एक जोरदार टक्कर की आवाज हवा में गूंज उठी। हत्यारे की आकृति के प्रकट होने के साथ तलवार की नोक ने अथर्व की गर्दन पर वार किया था, लेकिन क्योंकि उसने 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की 4थी डिग्री का उपयोग किया था, इसलिए केवल एक निशान बना था। क्या जबरदस्त तेज गति है! मैं उसे देख भी नहीं सकता, लेकिन केवल महसूस कर सकता हूँ। अगर यह 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की 4थी डिग्री नहीं होती तो मैं अब तक मरा हुआ मांस होता। ओह, ये सच है। मुझे अभी भी बहुत आगे जाना है। अथर्व ने अपने शरीर में खरोंच महसूस होने के बाद खुद से सोचा। स्तर में विसंगति के लिए वह शायद अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास कर सकता था, लेकिन अवलोकन क्षमता जैसी किसी चीज के लिए जिसे आदर्श रूप से समय और अनुभव के साथ विकसित किया जाता है, उसके लिए इतने कम समय में सुधार करना मुश्किल होगा। जबकि अथर्व गहरी सोच में था, हत्यारा भी सोच रहा था। कितना शक्तिशाली शरीर परिष्कृत कर रहा है साधना विधि। उसने मेरे घातक हमले को बड़ी आसानी से झेला। उसने 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की 4थी डिग्री की साधना की है। ऐसा लगता है कि अथर्व ने ब्लिज़र्ड क्लिफ में बिताए 2 महीनों के दौरान बहुत कुछ सीखा है। अब मैं वास्तव में जानने के लिए उत्सुक हूँ, चीफ जेनिथ ने उसे क्या अवसर दिया? एल्डर सैमुअल अथर्व को हरी रोशनी से घिरा देखकर चौंक गए। रक्तशोधन की 5वीं कक्षा का कोई भी योद्धा जो 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला को 4थी डिग्री तक साधना करने में सक्षम था, वह वास्तव में प्रतिभाशाली होना चाहिए। अथर्व वास्तव में स्नो सेक्ट के लिए एक महान संपत्ति है। अब जब आप मुझे पकड़ने में कामयाब हो गए हैं तो मेरे लिए आपको हराने का समय आ गया है, अथर्व ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ कहा। उसने हत्यारे को पीछे धकेलने के लिए सबसे पहले एक फ्रीजिंग पाम का इस्तेमाल किया। फिर उसने अपनी गति बढ़ाने के लिए 5 जानवरों की कलाओं की हिरण साधना विधि को उत्तेजित किया। शक्तिशाली भल्लू साधना विधि के साथ उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर जमकर वार किया। इस वार की शक्ति और गति रक्तशोधन की 7वीं श्रेणी की सीमा तक पहुंच चुकी थी। अगर हत्यारा कोई साधारण योद्धा होता तो वह इस तीव्र हमले में अवश्य ही मारा जाता, लेकिन एक बार फिर उसने अपनी भूतिया गति का उपयोग करके अथर्व के सामने अचानक गायब हो गया और उसके शक्तिशाली हमले से बच निकला। जब वह फिर से दिखाई दिया तो उसकी तलवार, जो तलवार की रोशनी से घिरी हुई थी, ने फिर से अथर्व के शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से में वार किया। हालांकि चीजें वैसी ही रहीं। वह अथर्व के शरीर में केवल एक निशान छोड़ सका क्योंकि अथर्व ने 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूले की 4थी डिग्री की साधना की थी। मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे देखने दो कि तुम अपने शरीर शोधन साधना पद्धति से कितनी बार मेरे हमलों का विरोध कर सकते हो। हत्यारे ने अथर्व पर दहाड़ लगाई। उसकी हताशा उस पर हावी हो गई। उसने हर बार अथर्व के हमले से बचने के लिए अपनी भूतिया गति का उपयोग किया, बार बार अथर्व पर वार किया। दर्जनों चालों के बाद अथर्व थोड़ा थक गया था। आखिरकार 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला सिर्फ एक बॉडी रिफाइनिंग साधना पद्धति थी। ये 100% मृत्यु प्रूफ नहीं थी। अथर्व अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने अपने 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की 5वीं डिग्री और अन्य शक्तिशाली साधनों को तोड़ दिया तो वह इस हत्यारे के हमले से सुरक्षित रहेगा। लेकिन अब तक अथर्व हत्यारे की भूतिया गति का पूर्वानुमान लगाने और भविष्यवाणी करने के लिए आया था।
मैं तुम्हें अगले वार में मार डालूंगा। हत्यारे ने अथर्व पर गुर्राहट की। उसने शायद समझ लिया था कि अथर्व अपनी सीमा तक पहुंच रहा था। भूत की 9 तलवारें, एक में 7 तलवारें। हत्यारे ने अपनी तलवार लहराई, जिससे हवा में तुरंत 7 असली तलवार की परछाइयां दिखाई दी, जिनमें से प्रत्येक के चारों ओर तेज तलवार रोशनी थी। धातु के टकराने की आवाज के साथ ये 7 तलवार की परछाइयां एक में मिल गईं। तेज काली आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ एक तीखी तलवार बनी। इससे भेदने वाली भूतिया रोशनी निकली, जिसने अथर्व की आंखों को चोट पहुंचाई। स्पष्ट रूप से यह हत्यारे का आखिरी प्रयास था। यह उनकी लड़ाई का निर्णायक क्षण होगा। एक पल में हत्यारा फिर से गायब हो गया था। जिस क्षण हत्यारा गायब हुआ, अथर्व ने अपनी आंखें बंद कर लीं और 5 जानवरों की कलाओं की बाघ साधना विधि को पुकारा। विच फिस्ट विप ब्लेड। अथर्व झुक गया, अपने शिकार पर छलांग लगाने वाले बाघ की तरह आगे बढ़ा। उसके दाहिने हाथ में आग की लपटों से घिरा लौह विध्वंसक निर्दयतापूर्वक नीचे की ओर वार कर रहा था। अथर्व ने ये प्रहार शिकारियों के हमले के संदर्भ में किया था, जैसे कि भयंकर बाघ का अपनी पूंछ से हमला, एक ही वार में मार डालने के उद्देश्य से। क्लैंग। धातु के टकराने की आवाज फिर से जोर से गूंजी। अचानक हत्यारे की आकृति अथर्व के ठीक सामने दिखाई देने लगी थी। उसका लौह विध्वंसक तलवार से टकराया। धमाका। जिस क्षण उनकी शक्ति टकराई, हत्यारे के हाथ की तलवार हवा में उछल गई। अथर्व का लौह विध्वंसक आग की लपटों के साथ उसकी छाती में गहराई तक धंस गया। धमाका। एक नीरस आवाज सुनाई दी जब वह जमीन पर भारी होकर गिरा। छाती में गहरे घाव से खून बह रहा था। हत्यारा अथर्व को घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके शरीर से प्राण निकल रहे थे। ये कैसे संभव है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हें मेरी स्थिति कैसे पता चली? वह अपने जीवन के आखिरी कतरे के साथ गुर्राया, अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। यह एक हत्यारे की नियति थी। एक बार जब उसका घातक हमला विफल हो जाता, तो उसकी जान पर बन आती। आपने तलवार की रोशनी को समझ लिया है और मैंने कृपाण की रोशनी को समझ लिया है। दोनों ही प्रकाश बोध से हैं। एक बार जब मैं शांत हो जाता हूं, तो मेरे लिए आपकी दिशा को पहचानना मुश्किल नहीं होता। इसलिए अपनी गति को लेकर इतना अति आत्मविश्वासी मत बनो और किसी भी प्रतिद्वंद्वी को जल्दबाजी में नीचा मत देखो। लेकिन मुझे लगता है आप इस सलाह का उपयोग नहीं कर पाएंगे, अथर्व ने कहा। हत्यारे का जीवन उसकी सजा के साथ ही समाप्त हो जाता है। बेकार बेवकूफ, तुम रक्त शोधन की 5वीं कक्षा में एक कमजोर व्यक्ति को भी नहीं संभाल सकते। तुम मरने के लायक हो। अर्धअमर हत्यारे ने इस दृश्य पर व्यंग्य किया। उनके हत्यारों का संगठन बिल्कुल ऐसा ही था। हर कोई निर्दयी और भावनाहीन था। अपना काम करने में सक्षम होने के लिए ऐसा होना ही था। खोज विफल, पीछे हटो। अर्धअमर हत्यारे ने रक्त शोधन के शिखर पर अपने सहयोगी को चिल्लाया। उन्होंने अथर्व को घूर कर देखा, जो अभी भी अपने मारे गए साथी की लाश के ऊपर खड़ा था। अध्याय 117 एल्डर सैमुअल की शक्ति। हाँ, अर्धअमर के हत्यारे के आदेश का पालन करते हुए रक्त शोधन के शिखर पर हत्यारा जाने के लिए सहमत हो गया। चूंकि तुम आ गए हो, तो तुम हमारे लिए कुछ भी छोड़े बिना कैसे जा सकते हो? एल्डर सैमुअल ने बहुत क्रोधित स्वर में कहा। उनका कभी भी 2 अंतहीन छाया हत्यारों की जान बचाने का इरादा नहीं था। बकवास, तुम भी एक अर्धअमर हो। तुम अब मुझे नहीं रोक सकते। दूसरे हत्यारे ने अपने चेहरे पर स्पष्ट तिरस्कार के साथ उत्तर दिया। मुझे आजमाओ। एल्डर सैमुअल को दोनों हत्यारों की शेनानिगन से तंग आ गया था। उसका शरीर एक चमकदार रोशनी और विकिरणित शक्ति के साथ चमकने लगा। उसने अचानक स्टोरेज रिंग से प्राचीन स्लेजहैमर लिया और उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। स्लेजहैमर उसके साथ जुड़ गया और उसके पूरे शरीर में रून दिखाई देने लगे। तुम अर्ध आध्यात्मिक स्तर पर सिर्फ एक आधे अधूरे कास्टिंग मास्टर हो। अब तुम मुझे उसके साथ कैसे रख सकते हो? तुम ओवररेटेड हो। एल्डर सैमुअल के शरीर से निकले रून उतने प्रभावशाली नहीं थे जितना कि हत्यारे ने सोचा था, क्योंकि वे केवल रूनिक शक्तियां थीं। इसने केवल हत्यारे को घमंडी बना दिया और उसे नीचा दिखाने लगा। लेकिन एल्डर सैमुअल ने हत्यारे की मजाक नहीं सुनी। इसके बजाय उसने अपनी सारी शक्ति जुटाई और अपने शरीर पर रूनों में अपनी शक्ति डालना जारी रखा। एल्डर सैमुअल एक महान योद्धा थे और कोई भी अन्य प्राणी इसके विपरीत नहीं कह सकता था। हत्यारों ने शायद उनकी साधना को बहुत जल्दी भांप लिया था। वह अपमानजनक हत्यारों को यह दिखाना जारी रखता था कि वह कोई साधारण योद्धा नहीं था। कुछ ही क्षणों बाद उसके शरीर में कमजोर दिखने वाली रूनिक शक्तियां नाटकीय रूप से बदल गई थीं। एल्डर सैमुअल के शरीर में रून धीरे धीरे पानी के नीले से खून के लाल रंग में बदल गए, इंच दर इंच। यह न केवल देखने लायक था, बल्कि इसने कमरे में अन्य इंद्रियों को भी सक्रिय कर दिया। अथर्व, जो खड़े होकर साधना को देख रहा था, उसने कमरे में फैली गंध को पहचान लिया। यह एल्डर सैमुअल के शरीर में मौजूद खून के लाल रूनों के आसपास की जानी पहचानी अनुभूति थी, रूनों को निगलने की अनुभूति। वाह, एल्डर सैमुअल की साधना कुछ और ही है। होह, अब इसे ही प्रभावशाली कहते हैं। अथर्व ने आश्चर्य से आह भरी जब उसने एल्डर सैमुअल के रूनों को बदलते देखा। अथर्व को बिना किसी संदेह के तुरंत पता चल गया कि यह सब उसी का काम है।
एल्डर नोवेलबिन सैमुअल के रूनों का रंग बदलना इस कारण था कि उसने अथर्व की भक्षण कौशल की सरसरी शिक्षा को कैसे समझा। अथर्व को यह बहुत बढ़िया लगा कि वह केवल 3 दिनों में इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम था। एल्डर सैमुअल में कास्टिंग पर असली प्रतिभा है, लेकिन दुख की बात है कि वह जिस मैनुअल का अभ्यास कर रहा है वह शायद एक साधारण मैनुअल है जिसने उसके विकास को अवरुद्ध कर दिया है। अथर्व ने स्थिति का विश्लेषण करते हुए खुद से सोचा। इस बिंदु पर अथर्व ने सोचा कि क्या उसे एल्डर सैमुअल को भक्षण कौशल का अधिक ज्ञान देना चाहिए या नहीं, चूंकि उसने एल्डर सैमुअल को अपने पक्ष में करने की बहुत कोशिश की थी। अथर्व, यहाँ थोड़ी मदद। अचानक बर्था की आवाज़ अथर्व के दिमाग में आई। इसने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। ठीक है, पहले समस्या का समाधान करो। अरे यार, मुझे इस पर ध्यान से सोचना होगा। अथर्व ने खुद को शांत करने के लिए सोचा। अथर्व अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जल्दी से प्रतिक्रिया की। उसने आयरन डिस्ट्रॉयर निकाला और बर्था के साथ मिलकर ब्लड प्यूरिफिकेशन के शीर्ष ग्रेड पर हत्यारे को हराया। अथर्व के वर्तमान कौशल स्तर के साथ वह निश्चित रूप से हत्यारे का मुकाबला नहीं कर सकता था। वह केवल उसका ध्यान भटका सकता था ताकि बर्था हमला कर सके और दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे मार सके। योजना काम कर गई। अथर्व ने हमले किए और ब्लड प्यूरिफिकेशन हत्यारा उसके जाल में फंस गया। हत्यारे ने खामियां उजागर की और बर्था के लिए लक्ष्य बनाने के लिए क्षेत्र खोले। मरने के लिए तैयार हो जाओ। हत्यारे ने अपने लिए सेटअप पर ध्यान नहीं दिया और अथर्व पर क्रोध जारी रखा। हत्यारा गुस्से में था और लड़ाई में पर्याप्त सतर्क नहीं था क्योंकि वह केवल अथर्व को मौत के घाट उतारने के बारे में सोच रहा था। लेकिन अथर्व और बर्था की टीमवर्क शानदार थी और बर्था निश्चित रूप से अथर्व को इस हत्यारे के हाथों मरने नहीं देगी। हालांकि हत्यारा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति लग रहा था, बर्था उससे भी बेहतर, अधिक चालाक थी। उसे स्नो सेक्ट के शीर्ष 5 शिष्यों में से एक माना जाता था और निश्चित रूप से वह हर पहलू में हत्यारे से बेहतर योद्धा थी। अपनी टीमवर्क के माध्यम से उन्होंने कुछ ही समय में हत्यारे को मार गिराया। एक और जीत हासिल हुई अजय बर्था द्वारा। युद्ध के मैदान के दूसरी ओर एल्डर सैमुअल के शरीर में रक्त लाल रून लगभग 10% तक पहुंच गए। इसने आखिरकार डेमी अमर हत्यारे को एल्डर सैमुअल की शक्ति में परिवर्तन और उसकी आंखों के रंग को नोटिस करने पर मजबूर कर दिया, जो हर मिनट गंभीर होता जा रहा था। कई वर्षों तक एक हत्यारे के रूप में वह जानता था कि एल्डर सैमुअल का बल प्रदर्शन बहुत शक्तिशाली था। अब मेरे शक्तिशाली हाथों के क्रोध को महसूस करो। उसने रूनों से चमकते हुए अपना हाथ उठाया। अपनी पूरी ताकत से एल्डर सैमुअल ने अपने सामने हत्यारे की आत्मा को बाहर निकाल दिया। सहज रूप से हत्यारे ने भी अपना हाथ उठाया और एल्डर सैमुअल के साथ टकराया। धमाका, डेमी अमर के बीच लड़ाई। यह अभूतपूर्व था। टक्कर चिंगारी बनकर सैकड़ों मील तक फैल गई और पूरे युद्ध के मैदान में गूंज उठी। टक्कर से उत्पन्न हवा की लहर ने हत्यारे को सैकड़ों मील पीछे भेज दिया और उसके मुंह के किनारे पर भारी चोट लग गई, जिससे कुछ खून दिखाई दिया। हत्यारा वास्तव में घायल हो गया था। एल्डर सैमुअल के हाथ से दिया गया बल अविश्वसनीय था। वह अपनी तरफ लेट गया और अपने मुंह से खून थूक दिया। ये कैसे संभव है? आपके लिए इतना शक्तिशाली होना असंभव है। डेमी इमॉर्टल का हत्यारा चिल्लाया क्योंकि वह एल्डर सैमुअल की ताकत पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को इस तरह के अविश्वास से देखा और अपने कपड़ों से अपने मुंह से खून पोंछना जारी रखा। अकेले रूनिक शक्ति इतनी तीव्र शक्ति कैसे पैदा कर सकती है? हत्यारे ने खुद से सोचा। उसने एक बार अन्य योद्धाओं के साथ डेमी इमॉर्टल और स्पिरिट लेवल पर कास्टिंग मास्टर्स के रूप में लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उनकी रूनिक शक्ति एल्डर सैमुअल की तरह भयानक नहीं थी। मुझे भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं रूनिक शक्ति के साथ इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? एल्डर सैमुअल ने अविश्वसनीय रूप से कहा, क्योंकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ समान विचार साझा करता था। अपने पूरे जीवन में एल्डर सैमुअल ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना शक्तिशाली होगा। अपने एहसास पर एक व्यक्ति था जिसके लिए उसे लगा कि उसे आभारी होना चाहिए, अथर्व। अपनी आंखों के कोने से उसने उसकी ओर प्रशंसा भरी नज़र से देखा। अथर्व के बिना वह कभी भी ऐसी शक्ति का अनुभव नहीं कर पाता और न ही सीख पाता कि कैसे उसका उपयोग किया जाए। भागो। जो कुछ हुआ था उससे आश्चर्यचकित होने के बाद हत्यारे के दिमाग में यही एक शब्द बचा था। एल्डर सैमुअल की ताकत शायद उसके प्रतिद्वंद्वी को मारने में सक्षम न हो, लेकिन इसने निश्चित रूप से उस पर एक असर डाला। मैंने तुमसे कहा था कि तुम कुछ भी छोड़े बिना नहीं जा सकते। अपनी शक्ति के चरम पर एल्डर सैमुअल उग्र हो गया। वह पहले से भी अधिक आश्वस्त था और एक बार फिर हत्यारे से लड़ना चाहता था। बर्था, कूदकर मदद करना चाहती हो? अथर्व ने कहा। युद्ध के मैदान में ऊर्जा को उच्च बनाए रखते हुए अथर्व की शक्ति बढ़ गई। उसने तुरंत 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूले की 4थी डिग्री की खेती की और भक्षण करने वाले रून उसके शरीर में डालना शुरू कर दिया। जरूर, बर्था ने सहमति जताई। उसके कामुक शरीर के चारों ओर सियान रून तैर रहे थे। लानत है, लानत है। मेरे बॉस ने मुझे नहीं बताया कि तुम दोनों कास्टिंग मास्टर हो।
हत्यारे ने ये कहते हुए कोसा कि उसने बर्था और अथर्व की शक्तियों को लगभग अपने चरम पर पहुंचते देखा। जाहिर है उसके बॉस ने अथर्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उससे छिपाई थी। लगता है तुम्हारे बॉस ने तुम्हें एक ट्रोजन हॉर्स दिया है। अगर तुम मुझे उसका नाम बता दोगे तो मैं तुम्हें जाने देने के बारे में सोचूंगा। अथर्व ने कहा, सिर्फ 2 कास्टिंग मास्टर, तुम तो योग्य भी नहीं हो। रक्तशोधन के चरम पर हत्यारे ने ठंडे स्वर में कहा, तुम खुद को मुसीबत में क्यों डालते हो? हम तुम्हारे बॉस से निपट सकते हैं। हम तुम्हारा बदला ले सकते हैं। अथर्व ने हत्यारे को मना लिया। हत्यारे को अपने बॉस का नाम बताने के बारे में दोबारा सोचना पड़ा। जितना ज्यादा वह बिना कुछ कहे वहां खड़ा रहा, उतना ही बर्था और अथर्व अपने बयानों और पूछताछ में आक्रामक होते गए। अथर्व, बकवास मत करो। धोखा दिए जाने पर भी एंडलेस शैडो के हत्यारे अपने बॉस का नाम नहीं बताएंगे, बर्था ने कहा। या उनका बॉस उनका जीना दुश्वार कर देगा। सच में, ऐसा लगता है कि हत्यारे का कोई उचित करियर नहीं है। अथर्व ने जांच को छोड़ते हुए कहा। आसमान में ऊपर से एक चीख निकली। एल्डर सैमुअल द्वारा प्राचीन कांस्य हथौड़े से मारे जाने पर हत्यारे का पूरा दाहिना हाथ टुकड़ों में बिखर गया। अध्याय 118 पृथ्वी अग्नि भूमि। एल्डर सैमुअल के बड़े हथौड़े से उसके हाथ के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर अर्धअमर हत्यारा दर्द से चिल्लाया। हालांकि अर्धअमर योद्धा की ताकत और सुसंस्कृत शरीर उसके नश्वर भौतिक शरीर से लगभग अलग हो गया था, लेकिन वे जुड़े रहने में कामयाब रहे। हाथ टूटने के बाद उसकी अधिकांश शक्ति उसके शरीर से बाहर निकल गई थी। एल्डर सैमुअल के लिए वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया था और बहुत दर्द में था, क्योंकि अर्धअमर हत्यारे की तलवार ने उसकी बाईं पसली में गहरा घाव कर दिया था। अब जब एल्डर सैमुअल घायल हो गया था, अर्धअमर हत्यारे ने भागने का अवसर लिया। तुम्हें बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो सैमुअल। आज तुमने मेरे साथ जो किया है उसके कारण मैं हर अवसर का लाभ उठाऊंगा। आज से स्नो सेक्ट से बदला लेना है, उसने धमकी भरे अंदाज में गुर्राते हुए कहा और ब्लैक विशियस पेंगोर्निस पर छलांग लगा दी। कुछ ही समय में वह आसमान में एक काला धब्बा बन गया। उसने अपने साथी रक्तशोधन के चरम पर हत्यारे को छोड़ दिया, जो अभी भी अथर्व और बर्था को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। तुम सिर्फ एक अर्धअमर हो जिसने अपनी अधिकांश शक्ति और ताकत खो दी है, इसलिए तुम अब अंतहीन छाया में वापस नहीं लौट सकते। इसके अलावा तुम स्नो सेक्ट के एक शिष्य पर हमला करने की इतनी बेपरवाही कैसे कर सकते हो? तुम तो बस मुसीबत को बुलावा दे रहे थे, एल्डर सैमुअल ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। लेकिन उसने हत्यारे का पीछा नहीं किया, क्योंकि यह व्यर्थ था। वह घायल था और अगर वह हत्यारे को पकड़ भी लेता तो भी शायद उसे मार नहीं पाता। आखिरकार एल्डर सैमुअल अर्धअमर हत्यारे की बांह तोड़ने में सफल हो गया था, जो उसकी ताकत और प्रतिष्ठा की महानता को दर्शाता था। तुम्हारा नेता तुम्हें छोड़कर चला गया है। क्या तुम अब भी हमारे खिलाफ एक निरर्थक संघर्ष पर जोर देते हो? अथर्व ने अपने प्रतिद्वंद्वी से पूछा। वह काफी अधीर और परेशान महसूस कर रहा था। मैं वादा करता हूं कि अगर तुम हमें बता दोगे कि हम पर हमला करने के लिए तुम्हें किसने काम पर रखा है, तो मैं तुम्हें अपनी जान देकर जाने दूंगा। तुम्हारे शब्द बहुत लुभावने हैं, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा। जिस क्षण मैंने इस काम के लिए हस्ताक्षर किए, मुझे स्वीकार करना पड़ा कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। ये पहली बार था कि हत्यारे ने उचित जवाब दिया था, लेकिन ये कहने के बाद उसने अपनी तलवार ली और उसकी गर्दन को साफ साफ काट दिया। ओह, अथर्व इस पर काफी चौंक गया। इतना चौंको मत, अगर वे अपने मिशन में असफल होते हैं तो उनके लिए अपनी जान लेना सामान्य बात है, बर्था ने अपनी चांदी की तलवार निकालते हुए कहा। यह स्पष्ट था कि वह उनके बारे में काफी कुछ जानती थी, लेकिन यह अभी भी अफसोस की बात है कि हम ये पता नहीं लगा पाए हैं कि मुझे मारने के लिए अंतहीन छाया को किसने नियुक्त किया था। अथर्व ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा, यह एल्डर लोगन ही रहा होगा। एल्डर सैमुअल हवा से थोड़ा अस्थिर होकर नीचे उतरे। उन्होंने आगे कहा, अंतहीन छाया से हथियारों को किराए पर लेना काफी महंगा है। आमतौर पर केवल अर्धअमर स्तर के योद्धा ही इसे वहन कर सकते हैं। मास्टर, आप घायल हो गए हैं। एल्डर सैमुअल, क्या आप ठीक हैं? अथर्व और बर्था ने कहा, उनकी बाईं पसली पर घाव को देखकर चिंतित थे। मैं ठीक हूं, यह एक सतही चोट है। मैं अपनी सहज आध्यात्मिक ऊर्जा से कई घंटों तक घाव भरने के बाद अच्छी तरह से ठीक हो जाऊंगा, एल्डर सैमुअल ने आश्वस्त करते हुए उत्तर दिया। अथर्व और बर्था ने राहत की सांस ली। ऐसा लगता है कि एल्डर लोगन कार्रवाई करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। अथर्व कहा, उसकी आंखों में आक्रोश झलक रहा था। अगर वह एल्डर लोगन को हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होता तो वह उसे कभी भी ऐसा करने नहीं देता। अभी तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन एल्डर लोगन नहीं, बल्कि अंतहीन छाया के सदस्य हो सकते हैं। एक बार जब वे तुम पर काम करना शुरू कर देते हैं तो वे तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। वे बहुत जल्द तुम पर फिर से हमला कर सकते हैं और तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक तुम मारे नहीं जाते, एल्डर सैमुअल ने समझाया। और तुम्हें पता होना चाहिए कि वे रहस्यमय तरीके से प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं। भले ही संप्रदाय प्रमुख व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन वह उनके ठिकाने का पता नहीं लगा पाएगा।
इस बारे में पता चलने पर अथर्व उदास हो गया। अथर्व थोड़ा डर गया इस सोच से कि कोई उसके आसपास किसी भी समय घातक आश्चर्यजनक हमला करने के लिए दुबका हो सकता है। चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं कि अंत में कौन जीतता है और आखिर में किसकी जीत होती है। अथर्व ने खुद से गुस्से में सोचा। हालांकि वह जानता था कि अब से किसी भी परेशानी से बचना असंभव होगा, लेकिन वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ का सामना करने का साहस जुटाएगा। हमें पहले यहाँ से चले जाना चाहिए। हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, एल्डर सैमुअल ने सुझाव दिया। फिर वे स्नो वल्चर पर चढ़ गए और तुरंत चले गए। वे अर्थफायर लैंड की ओर बढ़े जहाँ कास्टिंग गिल्ड स्थित था। आधे महीने की यात्रा के बाद वे आखिरकार अर्थफायर लैंड पहुँच गए। उन्हें इतना समय लगा, भले ही बोन रीइंफोर्समेंट का स्नो वल्चर बहुत तेज़ गति से उड़ता हो, लगभग उतनी ही तेज़ जितनी की डेमी इमर्टल लेवल पर। एक बार फिर अथर्व को भी एहसास हुआ कि वह अभी भी सीमित क्षितिज और अनुभव वाला योद्धा था। उसे तभी पता चलेगा कि मिस्टी साउथ कितना बड़ा है जब वह खुद दुनिया को देखने निकलेगा। जब वे अर्थफायर लैंड में दाखिल हुए तो अथर्व को लगा कि वहाँ बहुत गर्मी और सूखापन है, जैसे तपता हुआ रेगिस्तान। रक्तशोधन की 5वीं कक्षा में एक योद्धा के रूप में भी अथर्व को अत्यधिक गर्मी का मुकाबला करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना पड़ा। वह बहुत असहज महसूस कर रहा था, इतनी असामान्य रूप से गर्म जगह का आदी नहीं था। वह बर्फीली भूमि में रहता था जो हर जगह बर्फ से ढकी हुई थी और बर्फीले वातावरण में थी। पृथ्वी अग्नि भूमि की जलवायु इसके बिल्कुल विपरीत थी। इस मामले में अथर्व एक अवर योद्धा के लिए इतने कम समय में पर्यावरण के अचानक परिवर्तन के साथ खुद को समायोजित करना असंभव था। एल्डर सैमुअल ने अथर्व को बताया कि पृथ्वी अग्नि भूमि इतनी गर्म क्यों थी। इसका कारण ये था कि प्राचीन समय में पवित्र अग्नि की कुछ लपटें वहां गिरी और जलवायु को बदल दिया, जिससे ये पृथ्वी अग्नि भूमि बन गई। यह अविश्वसनीय है। क्या कुछ लपटें वास्तव में इतने विशाल क्षेत्र को बदल सकती हैं? अथर्व ने अविश्वास में कहा। प्राचीन काल में शक्तिशाली योद्धा सर्वशक्तिमान थे, कुछ भी करने में सक्षम थे। उनकी ताकत अकल्पनीय थी। धूल का एक कण, पानी की एक बूंद और घास भी दुनिया को बदल सकती थी। कुछ शक्तिशाली लपटों की तो बात ही छोड़िए, एल्डर सैमुअल ने समझाया। अब आपको इसके बारे में बहुत अधिक सोचने की जरूरत नहीं है अथर्व। जब आप अपने क्षितिज को व्यापक बनाने वाले एक सहज आध्यात्मिक राजा बन जाते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप खुद ही चीजें सीखेंगे। अब जबकि पृथ्वी अग्नि भूमि बहुत गर्म और शुष्क है, ये हथियार बनाने के लिए एक उपयुक्त स्थान था, क्योंकि हथियार बनाना आग पर निर्भर है। मुझे यकीन है कि आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। पृथ्वी अग्नि भूमि में जंगलीपन के दायरे या अन्य बड़े क्षेत्रों में सभी स्थानों की तुलना में सबसे अधिक संख्या में कास्टिंग जीनियस हैं। यही कारण है कि कास्टिंग गिल्ड की स्थापना पृथ्वी अग्नि भूमि में की गई थी, नोवेलबिन एल्डर सैमुअल ने समझाया। कास्टिंग जीनियस, मैं वास्तव में उनसे मिलना चाहता हूं और उन्हें एक प्रतियोगिता के लिए चुनौती देना चाहता हूं, अथर्व ने आक्रामक रूप से कहा। उसकी आंखों में अवज्ञा की अभिव्यक्ति थी। शायद आप कई क्षेत्रों के लिए एकमात्र कास्टिंग जीनियस हैं जो कभी भी इस तरह की साहसिक टिप्पणी करने की हिम्मत करेंगे। आप वास्तव में बहुत लापरवाह हैं। बर्था ने अपने होठों को फुलाते हुए आह भरी, लेकिन खुद को उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि अथर्व कास्टिंग के पहलू में अब तक का सबसे प्रतिभाशाली योद्धा था। हाँ, मैं बुद्धिमान और निडर पैदा हुआ था। अथर्व बर्था की संयुक्त शिकायत और प्रशंसा पर हंसा। तुम बिल्कुल भी विनम्र नहीं हो, बर्था ने उसे नापसंदगी भरी नज़र से देखते हुए पलटकर जवाब दिया। ठीक है, तुम दोनों, हम कास्टिंग सिटी की ओर जा रहे हैं जहां कास्टिंग गिल्ड है। अपने शिष्टाचार और शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि भले ही मैं डेमी स्पिरिट लेवल का कास्टिंग मास्टर हूं, लेकिन यहां मुझे उतना सम्मान नहीं दिया जाता, एल्डर सैमुअल ने उन्हें याद दिलाया। यही था उनकी मंजिल। अध्याय 119 बर्था का प्रशंसक। जब वे पृथ्वी अग्नि भूमि के क्षेत्र में प्रवेश कर गए तो स्नो वल्चर पूरे 2 दिनों तक उड़ता रहा, इससे पहले कि वे अंततः भूमि के केंद्र में उतरे जहां कास्टिंग सिटी स्थित थी। शहर में प्रवेश करने से पहले वे स्नो वल्चर से उतर गए, जिसमें एल्डर सैमुअल भी शामिल थे। शहर के कानून के अनुसार सभी योद्धाओं को शहर में पैदल ही जाना पड़ता था। स्नो वल्चर की सवारी करना निश्चित रूप से अनुमति नहीं थी। हालांकि ये नियम जन्मजात आत्मा और स्पिरिट लेवल के कास्टिंग मास्टर पर लागू नहीं होता था। यह एक शक्तिशाली योद्धा होने का विशेषाधिकार था। इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाया जा सकता था, लेकिन ये कानून था। कास्टिंग सिटी में अथर्व के आने तक वह एल्डर सैमुअल को नहीं समझ पाया था जब उसने कहा था कि उसके पास केवल सीमित विशेषाधिकार हैं। सड़क पर चलने के कुछ मिनट बाद वह पहले से ही 10 से अधिक अर्धअमर लोगों से मिल चुका था। उनके कास्टिंग पहचान पत्रों से अथर्व को पता चला कि वे सभी अर्धात्मा स्तर के कास्टिंग मास्टर थे। उनके जैसे लोगों में एल्डर सैमुअल को एक साधारण मजबूत कास्टिंग मास्टर माना जाता था। कास्टिंग सिटी क्या अद्भुत जगह है। यहाँ बहुत सारे प्रतिभाशाली योद्धा हैं और अच्छाई हर जगह अर्धात्मा स्तर के कास्टिंग मास्टर हैं। अथर्व ने मन ही मन सोचा, बल्कि आश्चर्यचकित हुआ। अब उसे कास्टिंग गिल्ड में और अधिक दिलचस्पी हो गई थी।
डेमी इमॉर्टल से भरी भीड़ में वे एल्डर सैमुअल के साथ भी काफ़ी सामान्य लग रहे थे, जो स्नो सेक्ट में डेमी इमॉर्टल और डेमी स्पिरिट लेवल के कास्टिंग मास्टर के रूप में बहुत अधिक भयभीत लग रहे थे। उनकी तुलना में अथर्व एक बिल्कुल साधारण योद्धा था। बर्था एक सुंदरता के रूप में केवल एक थी जिसने अपने रास्ते पर चलते हुए कुछ लोगों की निगाहें आकर्षित की। एल्डर सैमुअल के नेतृत्व में अथर्व ने चारों ओर ध्यान से देखा। कास्टिंग सिटी के बारे में अथर्व की पहली धारणा इसका विशाल आकार था। उसने एक मोटा तुलना की और अनुमान लगाया कि यह स्नो सेक्ट के भूमि क्षेत्र से 10 गुना अधिक है। अंत में वे द्वारपाल के पद पर पहुंचे, जहां उन्हें प्रवेश शुल्क देना था। साधारण योद्धाओं को प्रवेश करने के लिए 100 चांदी के सिक्के देने की उम्मीद थी। इसने अथर्व को आश्चर्यचकित कर दिया। अरे, ये बहुत महंगा है। अथर्व ने मन ही मन कोसा, अपने वित्त के बारे में चिंतित। कानून के अनुसार डेमी स्पिरिट लेवल के एक कास्टिंग मास्टर को केवल 10 चांदी के सिक्के देने की जरूरत थी। इसलिए एल्डर सैमुअल बहुत कम कीमत पर प्रवेश कर सकते थे। बर्था के लिए उसे प्रवेश पाने के लिए केवल 40 चांदी के सिक्के देने पड़े, क्योंकि उसके पास कास्टिंग पहचान पत्र था। अथर्व एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास न तो कोई उच्च पद था और न ही कोई कार्ड। उसे प्रवेश का अधिकार देने के लिए 100 चांदी के सिक्के दिए गए। पहली बार अथर्व ने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि कास्टिंग पहचान पत्र विशेषाधिकारों और लाभों के मामले में क्या ला सकता है। एक बार जब वे शहर में प्रवेश कर गए तो अथर्व ने देखा कि कास्टिंग पहचान पत्र विशेषाधिकारों और लाभों के मामले में क्या ला सकता है। वहां सिर्फ सड़कों पर भीड़ भाड़ और तरह तरह की चीज़ों से भरी हुई भीड़ थी। यह एक बड़ा शहर था जिसमें सड़कों का एक विशाल जाल था। विक्रेता अपना सामान बेचने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। यहाँ कई तरह की चीज़ें मिल सकती थीं, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने या ढलाई की सामग्री। सड़क पर हर चीज़ चहल पहल से भरी हुई थी। अथर्व ने पहले कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी थीं। वह इतना उत्साहित हो गया कि वह अपनी नज़र में आने वाली हर चीज़ खरीदना चाहता था। लेकिन एल्डर सैमुअल ने उन्हें खरीदने से पहले ही रोक दिया। एल्डर सैमुअल के अनुसार इनमें से ज़्यादातर चीज़ें वास्तव में उपयोगी नहीं थीं। वे तरकीबें थीं जिनका इस्तेमाल विक्रेता शहर में पहली बार आए भोले भाले योद्धाओं को शिकार बनाने के लिए करते थे। ओह, भगवान का शुक्र है कि मेरे पास एल्डर सैमुअल है, नहीं तो मैं अपना पैसा उन बेकार चीज़ों पर बर्बाद कर देता। अथर्व ने खुद से आह भरी, खुद को भाग्यशाली महसूस करते हुए कि उसके साथ एक अनुभवी एल्डर था। और इसलिए एल्डर सैमुअल अथर्व और बर्था को एक बड़े प्रांगण में ले आए। आखिरकार वे पहुंच गए थे। ये कास्टिंग गिल्ड का स्थान था। सैमुअल द्वारा गार्ड को डेमी स्पिरिट लेवल के कास्टिंग मास्टर के रूप में अपना पहचान पत्र दिखाने के बाद उन्हें आंगन में जाने की अनुमति दी गई। 3 युवा पुरुषों ने उन्हें उनके संबंधित कमरों में ले जाया। अथर्व ने अपने कमरे के आरामदायक वातावरण को देखकर प्रसन्न होकर चारों ओर देखा। जाहिर है, ये भी उन विशेषाधिकारों में से एक था जो एल्डर सैमुअल को डेमी स्पिरिट लेवल के कास्टिंग मास्टर के रूप में प्राप्त थे। उनकी वजह से अथर्व को इसका अनुभव करने का मौका मिला, भले ही अभी तक उन्हें कास्टिंग मास्टर के रूप में कोई पहचान नहीं मिली थी। रास्ते में उन्होंने एल्डर सैमुअल की तरह ही डेमी स्पिरिट लेवल के कई कास्टिंग मास्टर्स देखे। अधिकांश भाग के लिए 1 या 2 शिष्य उनके पीछे चल रहे थे। ये देखना स्पष्ट था कि वे भी कास्टिंग मूल्यांकन लेने के लिए यहाँ आए थे। कास्टिंग मूल्यांकन 4 दिनों में आयोजित किया जाएगा। इसके शुरू होने से पहले आप दोनों शहर में घूम सकते हैं और इसे स्वयं अनुभव कर सकते हैं, एल्डर सैमुअल ने सुझाव दिया। लेकिन अथर्व, कृपया बर्था के साथ रहो। क्या तुम इस जगह से परिचित नहीं हो? बर्था पहले भी कई बार यहाँ आ चुकी है। वह यहाँ की संस्कृति और तौर तरीकों को तुमसे बेहतर जानती है। इसके अलावा उसके पास कास्टिंग पहचान पत्र है। वह उस कार्ड के साथ तुम्हें कुछ खास जगहों पर ले जा सकती है। हाँ, एल्डर सैमुअल, मैं जाऊंगा। इस अवसर के लिए फिर से धन्यवाद, अथर्व ने गहरी सहमति के साथ कहा। लंबी यात्रा के बाद उन्होंने थोड़ा सा सफाई की और कपड़े बदले। फिर अथर्व चला गया, बर्था के कमरे में गया और बाहर जाने का सुझाव दिया। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि शहर के अंदरूनी कामकाज किस तरह के हैं। बर्था भी उत्सुक थी। हालांकि वह पहले भी कई बार यहाँ आ चुकी थी, लेकिन उसे इस जगह पर हमेशा कुछ नया और दिलचस्प लगता था। उसे खुशी थी कि अथर्व भी अन्वेषण करने के लिए उत्सुक था। एल्डर सैमुअल को ये बताने के बाद कि वे बाहर जा रहे हैं, वे कास्टिंग गिल्ड से बाहर चले गए। हालांकि जैसे ही वे आंगन से बाहर निकले, कोई उनके पास आया। बर्था, क्या आश्चर्य है, हमने आधे साल से एक दूसरे को नहीं देखा है। मैं तुम्हें आज यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। एक आदमी की आवाज़ ने बर्था का अभिवादन किया। अथर्व ने मुड़कर देखा कि वह कौन था और उसने 3 युवकों को बर्था की ओर तेजी से चलते देखा। उनमें से 2 ने ग्रे कपड़े पहने हुए थे। वे शायद गार्ड होंगे। एक और युवक ने सफ़ेद लबादा पहना हुआ था। वह किसी प्रमुख परिवार का युवा स्वामी लग रहा था। अथर्व ने अनुमान लगाया कि सफ़ेद लबादा पहने ये युवक ही वह आवाज़ थी जिसने बर्था का अभिवादन किया था।
नोवेल बिन हालांकि जब अथर्व ने दूसरी बार देखा और अपनी आंखें नीचे की ओर घुमाईं तो उसे आवाज़ का असली स्रोत दिखाई दिया। वास्तव में 3.5 लोग उनकी ओर चल रहे थे। इस आधे व्यक्ति का चेहरा एक बुजुर्ग व्यक्ति जैसा था। वह अधेड़ लग रहा था लेकिन उसकी लंबाई लगभग 80 सेंटीमीटर थी। उसकी त्वचा का रंग गहरा था और उसमें से रोमछिद्र दिखाई दे रहे थे। अथर्व उसके बदसूरत रूप को देखकर हैरान रह गया। जो बात उसे और भी बदतर बना रही थी वह ये थी कि उसने लाल रंग का लबादा पहना हुआ था जिससे वह हास्यास्पद लग रहा था। उसके पैरों में जूते भी पतले चप्पल जैसे थे। अरे देखो देखो, यह एंड्रू वू है। वो छोटे कद के आदमी को देखकर सभी घरवाले उत्साह में फुसफुसाने लगे। उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की और अथर्व ने अनुमान लगाया कि यह उसकी उच्च सामाजिक स्थिति के कारण था। वह महिला कौन है? क्या तुमने उसे उसका अभिवादन करते सुना? वो उसे बहुत पसंद करते हैं। कानाफूसी फैलने लगी। ओह, मुझे उसकी याद आ गई। वह स्नो सेक्ट की मुख्य शिष्या लगती है। मैंने सुना है कि उसमें कास्टिंग का अच्छा हुनर है। अफवाह है कि उसने मिस्टर वू को कई बार मना किया है। क्या मिस्टर वू को मना किया? कई बार? यह अविश्वसनीय है। इस शहर में मिस्टर वू को मना करने की हिम्मत किस में है? वह एक शानदार कास्टिंग मास्टर का बेटा है। और वह खुद कास्टिंग में एक बेहतरीन हुनर है। किस तरह की महिला उसे मना करेगी? खैर, कोई नहीं जानता। स्नो सेक्ट में भी प्रतिभाशाली अर्धअमर हैं। हमेशा कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां मिस्टर वू की शक्ति नहीं पहुंच सकती। तुम सही हो। आखिरकार वह स्नो सेक्ट से है। उनके पास काफ़ी मजबूत शक्ति और प्रभाव भी है। अथर्व ने मिस्टर वू को महसूस किया कि उनकी शक्ति रक्त शोधन के योद्धा की शक्ति से निश्चित रूप से कमज़ोर थी। वह काफ़ी घमंडी है और ऐसा लगता है कि बहुत से लोग उसका सम्मान करते हैं और उससे डरते हैं। या तो वह एक कास्टिंग मास्टर है या फिर उसकी पृष्ठभूमि शक्तिशाली है। अथर्व ने खुद से तर्क किया। फिर उसने बर्था की ओर देखा और देखा कि इस आदमी को देखकर उसकी आंखें काली पड़ गईं। उसके चेहरे पर घृणा का भाव था। वह बता सकता था कि वह इस आदमी को बहुत नापसंद करती है। एंड्रू वो अब बर्था के करीब था और उसके 3 गार्ड उसका पीछा कर रहे थे। उसकी गंदी नज़रें बर्था को अपनी ओर खींच रही थीं, ऊपर नीचे हो रही थी जैसे कि वह अपने शिकार को घूर रहा हो। संभवतः अगले ही पल जब वह बोलने के लिए अपना मुंह खोलेगा तो वह अपनी बेकाबू लोलुपता के कारण लार टपकाएगा। आपको देखकर अच्छा लगा, मिस्टर वू। बर्था ने विनम्रता से अभिवादन किया, उसका जबड़ा भींचा हुआ था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, बर्था। तुम्हें यहाँ देखकर मैं बहुत रोमांचित हूँ। वैसे मैं आज पूरे दिन के लिए फ्री हूँ। मैं तुम्हें इस शहर के सबसे बड़े गवर्नमेंट कोर्ट में ले जा सकता हूँ। चलो, वहाँ सबसे बढ़िया वाइन परोसी जाती है। मुझे यकीन है कि तुम्हें ये पसंद आएगी। मैं वादा करता हूँ। बस मेरे पीछे आओ। मैं तुमसे मिलने का इंतज़ार नहीं कर सकता, एंड्रू वू ने एक ही सांस में कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने दिमाग में आने वाले सभी शब्द बोल दिए हों। आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मिस्टर वू। लेकिन मुझे डर है कि मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझे अपने जूनियर को घुमाना है। उसके सीनियर होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारियों में से एक है। मैं माफ़ी मांगता हूँ, बर्था ने दृढ़ता से कहा। तुरंत एंड्रू वू की दुष्ट आंखें काली पड़ गईं। वह दुष्ट मुस्कान के साथ अथर्व की ओर मुड़ा। कोई समस्या नहीं है। मैं 2 खूबसूरत लड़कियों को भेजूंगा और वे उसे घुमाएंगी। और वह जो चाहे खरीद सकता है। ये सब मेरी जिम्मेदारी है। तुम क्या कहती हो? एंड्रू वू ने सुझाव दिया। फिर उसने अथर्व को चेतावनी के तौर पर घूरा, उसे खुद को संभालने और उसकी व्यवस्था को स्वीकार करने का संकेत दिया, जैसे कि वह कह रहा हो, समझदार बनो बच्चे। हमसे दूर रहो और हमें बीच में मत रोको, अन्यथा परिणाम भुगतने होंगे। मिस्टर वू, मुझे डर है कि ऐसा नहीं हो सकता। बर्था हिचकिचाई। उसके पास उसके प्रस्तावों को अस्वीकार करने के लिए कोई विचार नहीं बचा था। इसलिए उसने अब अपनी आंखें अथर्व की ओर घुमाईं, चुपचाप उससे मदद मांगी। आमतौर पर बर्था दृढ़ता से और स्वतंत्र रूप से व्यवहार करती थी। हालांकि जब वह एंड्रू जैसे दुर्भावनापूर्ण पुरुषों का सामना करती थी तो वह लड़खड़ा सकती थी। जिस समाज में वह थी वहाँ एक भरोसेमंद आदमी की मदद उसे अथर्व की स्थितियों से बाहर निकाल सकती थी। और अब अथर्व ही वह आदमी था जिसकी ओर वह मुड़ी थी। अध्याय 120 कास्टिंग मूल्यांकन शुरू होने वाला था। बर्था अथर्व को देख रही थी, स्पष्ट रूप से एंड्रू को मना करने का तरीका खोज रहा था। अथर्व तुरंत समझ गया और धीरे से उसकी कमर पकड़कर उसे अपने पीछे ले गया। अब वह उसके सामने खड़ा था, एंड्रू को घूर रहा था। एंड्रू का चेहरा एक बार में काला पड़ गया। वह वास्तव में परेशान था कि बर्था ने अथर्व द्वारा उसकी कोमल कमर को छूने पर आपत्ति नहीं जताई थी। ये दिलचस्प हो रहा है। कास्टिंग गिल्ड में बहुत कम लोग श्री वू को पसंद करने वाली महिला के पीछे जाने की हिम्मत करेंगे। स्नो सेक्ट का ये युवक या तो बहुत बहादुर है या अविश्वसनीय रूप से मूर्ख, एक दर्शक ने कहा। अथर्व की अवज्ञा ने पहले ही कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया था।
कई दर्शकों ने इस घटनाक्रम पर एक दूसरे के साथ मुश्किल से दबी आवाज में चर्चा करना भी शुरू कर दिया। तारांकन अथर्व को उनके न्याय करने वाले नजरिए की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने एंड्रू को देखा, जो सिर्फ उसकी कमर तक आया था, और सपाट लहजे में कहा, मिस्टर वू, ऐसा लगता है कि बर्था आपके साथ बाहर नहीं जाना चाहती। मुझे लगता है कि आपको बस चले जाना चाहिए। अगर आप उसकी इच्छाओं का सम्मान करने से इनकार करते हैं तो मुझे डर है कि यह कास्टिंग गिल्ड की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक हो सकता है। ये सुनकर एंड्रू का चेहरा लाल हो गया। नोबलबन चून की अथर्व ने कास्टिंग गिल्ड की प्रतिष्ठा का हवाला दिया था। एंड्रू को यकीन नहीं था कि आगे कैसे बढ़ना है। उसे कास्टिंग गिल्ड की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखना था और इससे पता चलता है कि उसे इसकी परवाह थी। भले ही वह बर्था को इतना चाहता हो, लेकिन वह गिल्ड की प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए जाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। हालांकि भले ही एंड्रू ने अभी तक जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसके पीछे खड़े गार्ड अब और चुप नहीं रह सकते थे। ग्रे लबादे में 2 गार्ड आगे बढ़े और डराने वाले अंदाज में अथर्व के करीब खड़े हो गए। ये बताना आसान था कि उनकी आंखों में हत्या का इरादा था। तुम्हारे बच्चे, यह मत कहो कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। कास्टिंग सिटी तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है। ब्लड प्यूरिफिकेशन की 7वीं कक्षा के एक गार्ड ने व्यंग्य किया। गार्ड ने अपनी आस्तीन भी ऊपर कर ली थी और अपनी दोनों मुट्ठियां भींच ली थीं। हा, क्या ये धमकी है? मुझे नहीं पता था कि कास्टिंग गिल्ड के लोग इस तरह की धमकियां देंगे। मुझे विश्वास दिलाया गया था कि कास्टिंग गिल्ड सम्माननीय है। ऐसा लगता है कि मैं गलत था। अथर्व ने पलटवार किया। उसने जानबूझकर जोर से बोला ताकि उनके आसपास के लोग सुन सकें कि उसने क्या कहा और इसकी गवाही दे सकें। कमीने, अपना मुंह संभालो, गार्ड चिल्लाया। गार्डों ने पहले ही देख लिया था कि दर्शक फिर से एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी मुट्ठियां उठाईं और अथर्व की ओर दौड़े। एंड्रू, अपने पहरेदारों को रोको। कास्टिंग गिल्ड को बदनाम करना बंद करो। एंड्रू पर एक स्पष्ट आवाज चिल्लाई। पहरेदारों ने आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर को तुरंत अपनी ओर धड़कता हुआ महसूस किया। ये स्पष्ट था कि यह ऊर्जा बोन रीइंफोर्समेंट के एक मजबूत योद्धा से निकली थी। दोनों पहरेदारों ने खुद को एक बार पीछे हटने से नहीं रोका। हरे रंग की एक महिला जो घूंघट ओढ़े थी, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। वह लंबी और पतली थी, उसके लंबे रेशमी बाल उसकी कमर तक गिर रहे थे। उसके हरे कपड़े कमल के फूलों की तरह महक रहे थे। उसके हर कदम पर अथर्व को उसकी खुशबू आ रही थी। वह कितनी सुंदर थी, उसमें शक्ति और लालित्य दोनों झलक रहे थे। ये कायला है, वह आज यहाँ क्यों होगी? भीड़ में से कुछ योद्धा चिल्लाए। उसे देखकर सभी उपस्थित लोग आश्चर्यचकित थे और उनकी आंखों में प्रशंसा से यह स्पष्ट था कि वह एक लोकप्रिय योद्धा थी। एंड्रू की आंखों सहित सभी की आंखें चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह बर्था के बारे में पहले ही भूल चुका था। अधिकांश लोग इस बात से सहमत होंगे कि कायला का आकर्षण बर्था से अधिक शक्तिशाली था। यह अपेक्षित था कि उसने एक ही बार में सभी का ध्यान आकर्षित किया। एंड्रू को एक नज़र से देखते हुए वह अपने पेट में घृणा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। उसे अनदेखा करते हुए वह सीधे अथर्व की ओर चली गई। युवक, तुम वाकई बहुत चतुर हो, है न? तुम जानते हो कि तुम कास्टिंग गिल्ड की प्रतिष्ठा का उपयोग करके इससे बच सकते हो। लेकिन याद रखना, सीमा पार मत करना, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा, कायला ने सख्ती से कहा। फिर वह आत्मविश्वास से भरी हुई चली गई। सभी दर्शक एक ही बार में अलग हो गए, जिससे उसके लिए उनके बीच से चलने का रास्ता बन गया। एंड्रू ने कुछ कदम तक उसका पीछा किया, लेकिन जैसे ही उसने कायला की चेतावनी भरी नज़र को देखा, वह रुक गया। वह काफ़ी आत्मविश्वासी लग रही है, शायद घमंडी भी। क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसके पास कास्टिंग का हुनर है, या इसलिए कि उसके यहाँ कुछ कनेक्शन है? कायला के घटते हुए आकार को देखते हुए अथर्व ने अपने मन में तिरस्कार से सोचा। उसने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया और मामले की ओर मुड़ गया। हालांकि अथर्व को लगा कि कायला एक सुंदर महिला है, लेकिन उसका व्यवहार इस हद तक अप्रिय था कि वह उसे फिर से नहीं देखना चाहता था। अरे कमीने, तुम यहाँ कास्टिंग मूल्यांकन में भाग लेने आए थे, है न? एंड्रू ने अपना सिर उठाया और आक्रामक तरीके से पूछा। मैं आया था, और इसलिए, अथर्व ने व्यंग्य किया। अथर्व की इस बात की पुष्टि सुनने के बाद एंड्रू ने बर्था की ओर रुख किया और एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, बर्था, मैं वास्तव में नहीं जानता कि वह मूल्यांकन में पास हो सकता है या नहीं। चलो देखते हैं कि क्या तुम उसे पास होने में मदद कर सकते हो। हा, फिर एंड्रयू एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ चला गया। इससे पहले किसी ने उसे मना करने की हिम्मत नहीं की थी, खासकर योद्धा जो कास्टिंग गिल्ड में नहीं थे। वह निश्चित रूप से उन्हें बर्था की अस्वीकृति के लिए भुगतान करेगा। कमीने, तुम मूल्यांकन के दौरान कीमत चुकाने जा रहे हो, सफ़ेद कपड़े पहने युवक ने धमकी भरे अंदाज में कहा। फिर वह एंड्रयू का पीछा करता हुआ चला गया। ऐसा लगता है कि इन मुश्किल लोगों के मामले में मेरी किस्मत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, एंड्रयू और उसके साथियों के चले जाने के बाद अथर्व ने सोचा। लेकिन वह एंड्रयू से नहीं डरता था। उसे ये भी पता लगाने की उम्मीद थी कि एंड्रयू मूल्यांकन के दौरान उसके लिए चीज़ों को कैसे मुश्किल बनाने की योजना बना रहा है।
अथर्व कभी भी अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों से नहीं डरता था। अथर्व, मुझे खेद है। अगर मैं नहीं होती तो एंड्रयू तुम्हें निशाना नहीं बनाता, बर्था ने कांपती हुई आवाज में कहा। वह आंसुओं के कगार पर थी। बर्था, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों ही स्नो सेक्ट के शिष्य हैं। हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, ठीक है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि एंड्रू मेरे टेस्ट में कुछ बदलाव ला पाएगा? अथर्व ने आत्मविश्वास से पूछा। उन दोनों ने कास्टिंग गिल्ड में वापस जाने का फैसला किया। वे कास्टिंग सिटी की खोज में रुचि खो चुके थे। अपने कमरों में वापस आने के बाद अथर्व और बर्था ने एल्डर सैमुअल को यह नहीं बताया कि क्या हुआ था। बर्था अभी भी खुद को अथर्व के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए दोषी मानती थी, जबकि यह एक मज़ेदार खोज होनी थी। उसे डर था कि एंड्रू अपनी बात रखेगा और अथर्व के लिए चीज़ें मुश्किल बना देगा। अथर्व ने अपने कमरे में लौटने से पहले उसे फिर से दिलासा देने की कोशिश की, उसका दिमाग दौड़ रहा था। तारांकन अथर्व ने बर्था से एंड्रू के बारे में कुछ पृष्ठभूमि जानकारी प्राप्त की थी। उसने उसे बताया कि एंड्रू को कास्टिंग में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। वह केवल 20 के करीब था, लेकिन पहले से ही मॉडल लेवल के मध्यवर्ती चरण में एक कास्टिंग मास्टर बन चुका था। ओह, ऐसा लगता है कि मैं उसकी ऊंचाई के कारण उसकी उम्र के बारे में गलत थी। नश्वर स्तर के मध्यवर्ती चरण में एक कास्टिंग मास्टर जो 20 साल का भी नहीं है। इसका मतलब है कि वह वास्तव में काफ़ी प्रतिभाशाली है, अथर्व ने सोचा। बर्था ने उसे एंड्रू की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी बताया। एंड्रू के इतने अभिमानी और अहंकारी होने का मुख्य कारण ये था कि उसके पिता कास्टिंग गिल्ड के 5 बुजुर्गों में से एक थे और उनके पिता स्पिरिट लेवल पर एक कास्टिंग मास्टर थे। इसके अलावा उनकी माँ भी एक जन्मजात आध्यात्मिक राजा थीं। वह वास्तव में सौभाग्यशाली है कि उसके पिता एक बेहतरीन कास्टिंग मास्टर हैं और उसकी माँ एक जन्मजात आध्यात्मिक राजा हैं। अथर्व ने अपने कमरे में चहलकदमी करते हुए सोचा। वह थोड़ा चिंतित होने लगा। हालांकि अथर्व जानता था कि चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। यह उसके समय की बर्बादी थी। इसलिए अथर्व ने उसके और कास्टिंग मूल्यांकन के बारे में सोचना बंद करने की कोशिश की और अपनी सारी ऊर्जा अपने भक्षण कौशल को और विकसित करने पर केंद्रित कर दी। वास्तव में वह अभी भी भक्षण कौशल के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। कास्टिंग मूल्यांकन कुछ ही दिनों में होने वाला था। वह वास्तव में भक्षण कौशल के आधार पर अपने पाउंडिंग कौशल को और अधिक समझना चाहता था। तारांकन 4 दिन बीत गए और आखिरकार कास्टिंग मूल्यांकन का दिन आ गया। कास्टिंग गिल्ड में हर कोई इस महान आयोजन को लेकर बहुत उत्साहित था।